चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के हमारे खास शो निष्पक्ष में बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ इस निष्पक्ष के शो में खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जननायक जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेकर, अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जींद के जुलाना में रैली करी, उसके बाद जोश क्या है पार्टी के अंदर और आगे की रणनीतियों को लेकर किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर आने वाले समय के अंदर आगे की राजनीति देखते हैं और कैसे देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी पार्टी के तौर पे मुख्य दल है, सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है, किस तरह से उनके लिए क्या तैयारी लेके चल रहे हैं आने वाले समय के अंदर। तो स्वागत करते हैं दुष्यंत चौटाला जी का। दुष्यंत जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जींद की जुलाना रैली हाल ही में आपने करी है अपने स्थापना दिवस के ऊपर। वो कहते हैं ना, एक हाउस द जोश, रैली के बाद क्या जोश है पार्टी में, परिवार में, समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में? स्कूल में था और जब हम एनसीसी की परेड किया करते थे तो हमारा उस्ताद हमें कहता था हाउस द जोश सर, तो सारे चीखते थे हाय सर, हाय सर। तो मुझे लगता है जुलाना में एक एक कार्यकर्ता ने ये साबित कर दिया कि जोश इज हाई। जो विधानसभा के बाद एक लोगों की चर्चा थी डीमोरलाइजेशन की या इस तरह के विचार जो रखते थे, मुझे लगता है जुलाना में कैडर ने उनको भी जवाब दिया है और ये साबित भी किया है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो पौधा 18 में लगाया था वो दोबारा मजबूती के साथ बढ़ रहा है। समय तो राजनीतिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के सबके आते हैं, मगर एक साल के अंदर संगठन को पूरा खड़ा करना, संगठन की ताकत को आगे बढ़ाना और ये जोश के साथ जुलाना में पूरे संगठन का पहुंचना, जोश इज हाई। चलिए, उम्मीद करते हैं क्योंकि आपने अगर हम रैली की बात करें तो ओवरऑल एक बड़ी कामयाब रैली रही, समर्थकों में जोश देखने को मिला, जो मंच से आप लोगों ने बात की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी। वो मैं पहले रैली से जुड़ी बात ही करते हैं, फिर हम बाकी तथ्यों के ऊपर आएंगे। आप रैली में आए थार के ऊपर, थार ड्राइव करके, खुद ड्राइव करके आप थार आए थे, वो एक स्टेटमेंट थी या जो हमारे माननीय हमारे डीजीपी साहब ने एक थार को लेकर स्टेटमेंट दी थी? आपको एक चीज़ बताऊं, मैं खुद ड्राइव करके तो नहीं गया, मेरे साथ हमारी बहनी है सुदेश, वो चला के आई थी और महिला ड्राइवर थी। और आज के दिन अगर उठाकर देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि चंडीगढ़ में थार अधिकतम महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड है। तो आप कह लो एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट थी कि हाँ, आज की परिस्थिति के अंदर आदमी और औरत के बीच का जो अंतर था धीरे धीरे समाप्त हुआ है। जो हमने महिला सशक्तिकरण में पंचायतों में उनको 50% हिस्सेदारी दी, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनकी हिस्सेदारी हमें बढ़ानी पड़ेगी। और बिल्कुल आप सिंबॉलिक कह दीजिए कि इस तरह की स्टेटमेंट का विरोध भी था कि आप किसी के ऊपर टारगेट लांछन नहीं लगा सकते। मैं तो आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं किसी JMIC के साथ बैठा था और उस JMIC के वर्डिंग थे कि जी हम 9 जजों में 5 जजों के पास बुलेट है। और मुझे लगता है दीपक जी आपने भी अपने जीवन में बुलेट खरीदा होगा। नहीं, खैर मैंने पर्सनली तो बुलेट नहीं खरीदा, कभी खरीदा नहीं। अधिकतम साथी ऐसे हैं जिनने अपने जीवन काल में, क्योंकि एक स्टेटमेंट के तौर पर लोग उसको रखते हैं। यूथ के अंदर देखो एक उसका अलग क्रेज है, बिल्कुल रहा है, एक अलग क्रेज मैंने तो अपने बचपन से सुना है कि पिताजी जब कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी में गए तब उन्होंने बुलेट लिया और वो सिरसा से जयपुर बुलेट पे जाया करते थे। तो ये कहना कि वो एक दबंग टाइप के लोग रखते हैं या बल्कि क्रिमिनल वर्ड यूज किया गया, मुझे उस पर आपत्ति थी। और मुझे लगता है कोई इतने बड़े ओहदे पे बैठा है, उनको सोच के आपने शब्दों का चयन तो सोच के करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में ये जरूर मानना चाहिए कि मुंह से निकली बात हमेशा रहेगी। और आज तो सोशल मीडिया के ज़माने में 30-30 सेकंड की रील जब से बनने लगी, आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो इसको रिवर्सल आप किसी तरह कैसे करना चाहोगे, कभी नहीं होगी। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि ये ऑनलाइन मीडियम से 100% एलिवेट और डिलीट हो जाए। आपने ये बात तो खैर दुष्यंत जी सही कही, क्योंकि मैं मतलब लगभग 4 दशक तो मुझे भी देखते हो गए, जब जिसको कहते हैं ना कि एक यूथ एज से कॉलेज गोइंग लाइफ जी, उसके बाद से भी चीज़ें देखी। तो मुझे लगता है जो आपने बुलेट वाली बात की वो वाकई में, मैं उस बात से तो मैं पर्सनली भी सहमत हूँ कि भाई समय के दौरान हमने बाइक्स के मॉडल बदलते देखे, नई नई कंपनीज की बाइक लॉन्च होते देखी, लेकिन बुलेट आज भी मुझे लगता है जो 90s के अंदर यूथ में क्रेज था वो आज भी बदस्तूर जारी है, बल्कि ज़्यादा हुआ होगा, कम नहीं होगा।
और आप हैरान हो जाओगे जी। कि हमारे देश के अंदर बाइक्स की कोई 14 अलग अलग ब्रांड्स हैं, मगर एक ही ब्रांड ऐसी है यस, जिसने अपना सिग्नेचर मेंटेन एब्सोल्युटली, किया है। एब्सोल्युटली। हीरो होंडा की सीडी 100 आती थी। हाँ, अगर आप 1990 और 2000 का दशक अगर हाँ, यामा उठाएंगे यामा RX 100 आती थी, यामा की। तो वो दशक था कि सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास उस बाइक को लेता था। फिर स्प्लेंडर का जमाना आया। यस, यस, यस। मगर मुझे लगता है इनफील्ड का ये मॉडल जिसको हम बुलेट बुलेट कहते कहते हैं, हैं। उसकी एक ऐसी पहचान बन गई। और असलियत में आप जीपों पे आ जाए तो पहले कमांडर जीप होती थी महिंद्रा की, और वो करते करते टाइम के साथ बंद बॉडी आ गई, एसी आ गया, और अब वो थार का लुक लेगी। और जो लोग ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, इस तरह की बात रखते हैं, कहीं ना कहीं उनको शौक है। डीजीपी अच्छा कर रहे हैं, मैं उनकी प्रेज भी करता हूँ, चाहे उनने बड़ी क्रिमिनल ड्राइव चलाई हो, चाहे इस तरह की गतिविधि और प्रदेश में हुई, ही हैज डन अ गुड वर्क। बट शायद कम समय में उनने कई गतिविधि ऐसी करी जब शायद आदमी माने ना माने, मगर इस तरह की स्टेटमेंट दी भी जाती है। शायद ऐसा तो नहीं कि भी उनको लग रहा था भी एक शॉर्ट टर्म है, हो सकता है वो तो सरकार के हाथ में, हो सकता है एक्सटेंड भी कर दे, बट कई बार ऐसा भी लगता है आदमी को कि भैया जितना समय उसमें अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दूं, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि हो सकता है, वो तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभी उसका एक परिणाम भी हुआ कि अब थार की स्टेटमेंट दी और उसके बाद जेजेपी के कई नेताओं की सिक्योरिटी विड्रॉ कर, ये तो नहीं, बट मैं फिर भी पर्सनली जानना चाहूंगा, अभी आज तक विड्रॉ नहीं हुई। मैं इस पे टिप्पणी आज नहीं आपको करूंगा। साल से ज्यादा तो आप विपक्ष के अंदर हैं, सरकार का हिस्सा भी आप छोड़े हुए इतना टाइम हो, उसके बाद ये अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उस रैली के बाद ही ये विड्रॉ की गई? ये तो वो बेहतर बता पाएंगे, मैं तो नहीं, बट आपका कहना क्या है? मैं ठीक है, वो मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट सुन रहा था जिनने अपने बयान में ये कहा कि मुझे नहीं पता कि इस तरह की कोई गतिविधि हुई। फिर वो किस चीज के होम मिनिस्टर हैं? तो फिर ऐसा कैसे हो आप सकता मुझे है? ये बता दो, आप भी एक टीवी के सीईओ रहे हो, टीवी के अंदर कोई फीड चल जाए तो उसकी जिम्मेवारी तो आपकी है। बिल्कुल। अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है और मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुझे नहीं पता, ये साफ दिखता है कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज तो इस मामले में पूरी थी। मगर मैं इतना कहूँगा, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हम रुकने वाले ना घबराने वाले। हमारा काम राजनीति करना है। हमने एमडीयू की लड़ाई लड़ी तो क्या मैं रुका किसी के कहने से? और मुझे 1.5 लाख एमडीयू के छात्र छात्राओं को छोड़ दीजिए, मुझे खुशी है कि ये तो 1100 से ऊपर इंस्टीट्यूट की नैक रुकी हुई थी, और केंद्र सरकार ने हमारी मूवमेंट के बाद जब एक्शन लिया तो सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो नैक रिवाइज करवाएं। तो आप सोचो, करोड़ों बच्चों का भला हमारी एक मूवमेंट ने किया है। आपके रैली की अगर हम जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स की बात करें तो आपने मन से खैर सीधे तौर पर हुड्डा जी के ऊपर तो क्लियर आपने ये लगाया भी जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती थी, लेकिन उन्होंने बैकडोर से बीजेपी के साथ हाथ मिला के बीजेपी की सरकार बनाई। आपके पास कोई ऐसे, मतलब ठीक है, सुनने में हम ये रेगुलर बात आती है कि भी हुड्डा जी ने बैकडोर से बीजेपी को सपोर्ट करके और सरकार बना दी। डू यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आल्सो फॉर दैट? अरे उचाना इज द बिगेस्ट एविडेंस। आप उचाना को उठा के देख लीजिए। उचाना के अंदर जो तीसरे नंबर पे आया, क्या वो आज कांग्रेस के मंच पे नहीं बैठा? और किन लोगों के साथ बैठा है? 32 वोटों का ही मार्जिन है। मैं वो सीट की तो बात ही नहीं कर रहा जो 8-10 हजार से हारे जीते। और जो वाकया कुमारी शैलजा के साथ हुआ और जिस तरीके से वो घर बैठ गई और जिस तरह का वाद विवाद हुआ, मुझे उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानी खेड़ा उठा लीजिए, उसकी क्या स्थिति थी और कैसी स्थिति बनी। आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी लीजिए ना। असंध में खुद गोगी ने ही खुल के बोल दिया। हाँ, वो तो उनका स्टेटमेंट आई है बिल्कुल। फिर और एक नहीं है, अनेक ऐसी सीटें जहाँ पर इस तरह की गतिविधि हुई, जहाँ शायद मैनेज करते तो इतने बागी खड़े ना होते, और मिसमैनेजमेंट या जानबूझ के ना रोके जाने पर ये गतिविधि हुई। और मैं तो ये बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ कि शायद ये भी मंशा थी कि कंपटीशन को कम किया जाए, कंपटीशन को रोका जाए। और उसका बहुत बड़ा कारण आपको दिखा होगा कि जहाँ दूसरे सोच के लोग थे वहाँ पर इस तरह के कैंडिडेट्स ज़्यादा खड़े हुए, चाहे वो नरवाना हो, चाहे वो आपकी फतेहाबाद हो। इन सीटों पे अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर खुद के गुड फेथ के लोगों ने भी बगावत करी। आपने उसी मंच के माध्यम से एक बात और कही थी इसी कांग्रेस पार्टी को लेकर कि
अगर नारनौंद और जो उकलाड़ा है, अगर वहाँ पर सीटों की जो आवंटन था टिकटों का, वो अगर सही होता तो कांग्रेस पार्टी मैंने 45 से बड़ा ऊपर। सोच के ये चीज़ कही थी, हम्म क्योंकि उसकी रेप्रिकॉशन केवल एक विधानसभा वो जो जीते हैं उस पे नहीं, हम्म सराउंडिंग पे बहुत बड़े फैलते हैं। हम्म और दीपक जी, आप राजनीतिक तौर पर अगर समझे इस बात को, हम्म तो कुमारी शैलजा का वजूद कोई स्टेट में छोटा तो है नहीं। बिल्कुल। आज वो एक ऐसे समाज से आती हैं जहाँ 10% से ज़्यादा हरियाणा में वोट शेयर रखते हैं, और उनका नाराज होना और उनका डाइवर्ट होना केवल 2 सीटों पे जहाँ कांग्रेस की जीत 20,000 से या 15,000 से हुई है, उस पर इम्पैक्ट डालने से ज़्यादा शायद पूरी स्टेट में लार्जर एस्पेक्ट पे पड़ता है। तो हमने तो वो सारे पॉइंट सोच के ही बयान दिया है। आपने आपने तो मन से बयान दिया, लेकिन मुझे लगता है कि नारनौंद के जो विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, वो शायद बुरा मान गए। तो उन्होंने बड़ा अपना, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी कि भाई दुष्यंत चौटाला ने जो है ना, ये खुद जानबूझ के इनकी वो करवाया, और 2018 में भी जो इनेलो टूटी वो भी इनकी वजह से टूटी। तो बहुत मेरी वजह से कोई संगठन टूटा तो उस संगठन के लोग ये बात कहें, उनसे आप ये तो पूछ लो भाई तुमने। मुझे लगता है वो शायद आपकी इस बात से बुरा मान गए कि भैया बुरा माने जाए। मैं एक चीज मानता हूँ, मैं बड़ा तथ्य रखने वाला व्यक्ति हूँ, फैक्ट्स पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं फैक्ट्स पे ही अपनी बात रखता हूँ। बचपना ना तो मेरे अंदर आपको आज दिखा होगा, ना 2014 में जब मैं पार्लियामेंट में गया हूँ तब दिखा होगा। पहली चीज तो 18 में क्या हुआ, मैं इसका 200 बार स्पष्टीकरण दे चुका हूँ, और आप सुनना चाहते हैं 201 बार दे देता हूँ कि मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया। नहीं, वो तो खैर मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, और पार्टी से निष्कासित करने के बाद भी हम लगे रहे। हमने उस विजन को दूर नहीं किया जब तक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया। और निष्कासित करने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 17 नवंबर 2018 को ये बयान दिया, झंडे डंडे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। नहीं तो शायद उत्तर प्रदेश की तरह होता, जब सपा के 2 भाग होने के लिए और बॉडीज बुला ली गई और वहाँ इलेक्शन करा गया, या फिर शिवसेना की तरह कोर्टों में लड़ाइयाँ लड़ते। हमने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमने तो एक ट्रैक पकड़ा। नहीं, वो बात कि हम झंडे डंडे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपना एक नया झंडा डंडा लेके और हरियाणा के विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे, और हम बढ़े। और जींद उपचुनाव में हम सेकंड आए, लोकसभा में हम हिसार में सेकंड आए, बची सीटों में हमने ठीक परफॉर्म किया, बहुत अच्छा तो नहीं किया, पर लाख वोट भी लिए, 60,000 70,000 एवरेज हमारे वोट शेयर आए। मगर विधानसभा के अंदर हमने और मेहनत करी, और हमने 16% तक वोट शेयर में अपने आप को पहुंचाया। आगे हमारे साथ किसने सोचा था ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें कोविड आ जाएगा, फार्मर एजिटेशन आ जाएगा, रेसलर एजिटेशन आ जाएगा, फिर फार्मर एजिटेशन पार्ट 2 आ जाएगा। मैं इसमें आप एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली कही थी कि भाई जब किसान आंदोलन चला, जब किसानों ने 750 किसान मरे, उस समय पे दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी के साथ बैठे थे, सरकार का। क्या मैंने उसके वोट लेकर या किसी कांग्रेस की सोच के आदमी के वोट लेकर ये निर्णय करना है कि मैं कहाँ बैठूंगा, किसके अलायंस में रहूंगा? मैंने हरियाणा के हित के लिए लड़ाई लड़ी है, और हरियाणा के हित का मतलब है कि हरियाणा को आगे हम लेकर जाएं। मैं अलायंस में गवर्नमेंट का एक पार्ट था, मैं बीजेपी का पार्ट कभी भी नहीं था। एक अलायंस गवर्नमेंट थी और उसका मैं हिस्सा था। जब उप मुख्यमंत्री प्रदेश का था, मैंने 1,000 रुपये पेंशन बढ़ाई, मैंने 14 क्रॉप्स एमएसपी पर लेकर आया, मंडियों के अंदर किसान के खाते में पैसा देना शुरू किया। ये व्यवस्था सुधरी मेरी वजह से ही। आज आप महिलाओं को 50% पंचायती राज में देखते हैं। आज बीसीए के जो साथी हैं, खाती हो, कुमार हो, लोहार हो, अगर आप उनकी पार्टिसिपेशन देखते हैं 8% सुनिश्चित हुई हुई, तो वो तो हमारे कानूनी बदलाव से है। हमने ये अमृत सरोवर योजना लाकर जो तालाब 20-20 साल तक नहीं खुदे थे, उनको खुदवाना शुरू किया, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, कम्युनिटी सेंटर बनाए। ये काम क्या गवर्नमेंट में ना होके विपक्ष में बैठ के हो सकते हैं? स्वाभाविक है, उसके लिए आपको अथॉरिटी और पावर चाहिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बिना राज के तो आपके वादे कभी पूरे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक ऐसा विपक्ष का नेता बना दो। भूपेंद्र हुड्डा तो आज लगभग कितने 12 साल हो गए विपक्ष में, 11 साल से ऊपर ही हो गए। 11 साल के अंदर उनकी करी घोषणा को विपक्ष में बैठे हुए को सरकार ने कौन सी को पूरा किया? एक चीज बता दें, 4.5 साल तो मैंने हाउस में खड़े देखा है,
और 4.5 साल में शायद उनने कोई आरोप लगाया हो जो सरकार के ऊपर, वो सिद्ध भी एक भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसे ऐसे निराधार आरोप लगाने का फायदा क्या? चलो उसका जवाब भी देंगे और उसका मुझे लगता है समय आने पर आपको भी बताएंगे कि हमने क्या कदम उठाए। चलिए, मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब आपने, चलिए मान लिया कि भाई सरकार के साथ जुड़ना इसलिए ज़रूर था कि नहीं तो आप काम कैसे करते? जो आपने अपने मंच के माध्यम से भी कहा भी वो मजबूरी थी हमारी, हमारे विधायक चले जाते, या हमने चंडीगढ़ में अगर हम सरकार के साथ रहेंगे तभी तो काम करा पाएंगे, नहीं तो काम कैसे कराएंगे? बट आपको नहीं लगता कि जब आपको वो मैंडेट मिला था, 10 सीटें मिली थी, तो लोगों में बीजेपी के अलावा लोगों को एक विकल्प दिखाई दिया था जिसके उनको मैं इस चीज पे चाहे 200 बार बोल लूं, शायद 210वीं बार भी आप यही सवाल पूछोगे, आप क्यों गए? देखो, मैंने स्टेज से बड़ा नहीं, मैं इसमें एक एग्जाम्पल दिया। बीजेपी के 40 थे, 7 निर्दलीय थे जो 47 का आंकड़ा पहुंचा देते जी। 7 उनके साथ खड़े हो चुके थे। हम 10 थे और कांग्रेस के 31 थे, ये 41 थे। 41 के अंदर हमने कांग्रेस के लोगों को, मेरी खुद बात हुई और दिग्विजय की भी, डॉक्टर बांगड़ की भी बात हुई, हमने उनको कहा कि आप हमें 46 कैसे पहुंच सकते हैं, वो नंबर्स ला के दिखा दो, हम जरूर आपसे चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे। हमने साल पहले संगठन खड़ा किया है, हमने जनता से वादे करे, जनता से करे वादों को हमने पूरा करना है, और वो पूरा जब ही होता है जब हम गवर्नमेंट का एक पार्ट बने। और उसी लिए एक रात हमने पूरा रुककर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से मैंने तिहाड़ जाके मुलाकात करी, और अगले दिन विधायक दल की बैठक के अंदर इस पे चर्चा करी, और फिर एक प्रस्ताव जिस पे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारी पार्लियामेंट्री बॉडी का मोहर लगी, उस प्रस्ताव को लेकर फिर हमने गवर्नमेंट बनाने के ऊपर विचार किया। ये तो 48 घंटे का प्रोसेस था, कौन सा 1 मिनट का प्रोसेस था। और बड़े समझदारी के साथ हमारे उस समय के सीनियर साथियों ने ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया कि हमें गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि जो विश्वास स्टेट का हमारे ऊपर आया है, उस विश्वास को जब भी पूरा किया जा सकता है जब हम गवर्नमेंट में हिस्सेदारी लें। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस बार फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आप तो 5 साल में आपने काम भी गिनाए इतने सारे, ऐसा क्या होगा कि बिल्कुल जनाधार 10 में से एकदम 0 सीटों पे आ गए, वोट परसेंटेज इतना डाउन आ गया? ये आपको एक चीज बताऊं, ये समय की बात होती है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सेटबैक पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर किस नंबर पे थी, और फिर उन्हीं के नेतृत्व में किस नंबर पे, और फिर अडवाणी जी का नेतृत्व आया तो कहाँ पहुंची, और उसके बाद फिर मोदी जी का नेतृत्व आया तो कहाँ पहुंची। आज ये देखना कि एक चुनाव में क्या हो गया। अगर मैंने 40 चुनाव लड़े हूं तब तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे तो मैं सांसद बना था तो 4,26,000 वोट आए थे, और मैं उससे अगला लोकसभा हारा तो 3,10,000 वोट आए, 3 लाख के मार्जिन से हारा। आप उसका कंपैरिजन तो नहीं करते। मैं उचाना जब प्रेमलता जी से हारा तब मेरे 42,000 वोट आए थे, और प्रेमलता जी जीता तो मेरे 96,000 वोट आए, और मैं 8,000 वोट 8,500 वोटों पे रह गया। तो ये कंपैरिजन जनता के हाथ में है। जनता का जो उस समय के मोमेंटम पर किस पे ट्रस्ट बनता है और वो क्या रीजन है, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल वोटिंग। बट आप पर्सनली, मतलब हालांकि आपने बहुत बार स्पष्टीकरण दिया, बट जस्ट फॉर आवर व्यूज, आप पर्सनली क्या इवैल्यूएट करते हो? आपको क्या लगता है कि बिगेस्ट इश्यूज क्या रहे जिसकी मेरा वजह से तो ये इतना... मानना है दीपक जी कि चौधरी देवीलाल जी वाली स्टेटमेंट सच्ची हुई कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और हमने देखा जहां जहां टोल्स पे आंदोलन चले, हरियाणा में 11 टोल थे जिन पे आंदोलन चले, और 11 की 11 सीटें बीजेपी 10 जीती है और 1 निर्दलीय जीता है। आप मुझे एक टोल बता दो जहां कांग्रेस जीती है, तो अब इस पे क्या उदाहरण दोगे आप? ये तो आंकड़े हैं। अगर सबसे बड़ा कितलाना टोल दादरी जिले का, दादरी बारडा के बॉर्डर पे रहे, दोनों सीटें बीजेपी। आपका टोल बॉर्डर ले लीजिए, दोनों बहादुरगढ़ निर्दलीय सपोर्टिंग बीजेपी और राई बीजेपी। उचाना खटकट टोल बीजेपी। आपका दूसरा टोल मैयर टोल हांसी में पड़ता है, बीजेपी। आप चले जाओ एनएच पे घरोंडा टोल, बीजेपी।
अगर उससे आगे चले जाओ, पानीपत ग्रामीण वाला टोल बीजेपी। मैं आपको यूं तथ्य गिनाऊं, आप खुद सोच के देखो कि क्यों वो जो मोमेंटम था वो बिगड़ा कांग्रेस का या विपक्ष का। और तो छोड़ो, लोगों ने तो किसान आंदोलन में इस्तीफे दिए थे, दोबारा इलेक्ट हो गए थे, वही हार गए। मेरे पे तो गुस्सा था, उन पे किस चीज का गुस्सा भाई। इस बार पोलराइजेशन का चुनाव था, और वो बिहार में भी देखा होगा आपने, हरियाणा में भी देखा होगा, आगे बंगाल में भी आप देखोगे। बहुत वोटर स्मार्ट हो चुके हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगी, वो सब कैलकुलेट करके वोटिंग करते हैं। आपकी पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जी सितंबर में रोहतक के अंदर उन्होंने रैली करी, आपकी जुलाना में रैली हुई। कांग्रेस के सांसद है जयप्रकाश जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उनसे पूछा गया कि भाई रैली के बारे में क्या असेसमेंट है, क्या कहेंगे, जननायक जनता पार्टी की कामयाब रैली रही। वो कहते भाई इनका तो आपस में रैली खेल रहे हैं, तो चलो दम तो है। हाँ, वो कह रहे शक्ति पता है, नहीं दम तो है, वो तो सिटिंग एमपी है। हाँ, उनके जो गुरुजी हैं वो कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। गुरु चला दोनों मिलके एक रैली कर लो, हाँ। अरे दम होना चाहिए राजनीति। अभी कम से कम ये तो करो ना भाई, राजनीति के अंदर दम क्या है? दम है कि आप जनता को एकत्रित अपनी बातों से कैसे कर सकते हो। मैं ये बता सकता हूँ, हम तो हर साल 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं रैली कर लेंगे। मैं तो उनको कह रहा हूँ तुम्हें 1.5 साल हो गया, एमपी बने, एमएलए बने, दम है तो करके तो दिखाओ। विपक्ष की आवाज कहाँ से आती है? जो भूमिका है वो तो निभाओ। ये तो राहुल गांधी के वोट चोरी में सारे सामान चक के अपना दिल्ली आ जाएंगे और कहेंगे हमने रैली कर दी। राहुल गांधी की रामलीला मैदान में 5,000 10,000 20,000 की भी रैली कर दोगे, वो क्या रैली है? पूरे देश की आपकी मैन पावर तो वहां कंसोलिडेट हो रही है। अभी एक हरियाणा के अंदर एक बड़ा जो है ना, एक इंसिडेंट बड़ा ज्वलंत रहा, टॉक ऑफ द टाउन रहा। एक पूर्व में आईपीएस रहे, उसी टाइम पे रहे, सिरसा के अंदर रहे, आर एस यादव। उन्होंने पहले एक एलिगेशंस लगाए, या उन्होंने एक साक्षात्कार के अंदर ये बात बोली कि भाई मेरे साथ इस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, मुझे थाने के अंदर लाके पीटा गया, ये वो अभय चौटाला, और साथ में जो मंजीत अलावा, और कई लोगों के नाम लिए। अभी मैं कल परसों उनका दोबारा बयान सुन रहा था, उन्होंने अपने बयान को टोटली ऑल टुगेदर बयान चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मेरे लिए तो बड़े सम्मानीय नेता हैं और मैं उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अगर उनको ठेस पहुंचाई है, राजनीतिक तौर पे कहीं मेरी तरफ से नुकसान हुआ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे सम्मानीय। ऑल टुगेदर इतने दिनों के अंदर, पहले तो ये कि आप उस बयान को कैसे लेते हैं, हालांकि मैंने आपके 1-2 वर्जन सुने उस बारे में, आपने उस बारे में दिया भी है जवाब, बट जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि आपका पर्सनल उसमें वर्जन। दीपक जी, जो घटना भजनलाल जी की रिजीम में हुई, मैं बेरली 8 साल का था। 2002 की बात कर रहे हैं शायद, वो 2002 नहीं, ये घटनाक्रम जो हुआ था जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हाँ, फेफाना से अरेस्ट करके लाया गया था। और दिया। अभी रिसेंटली उस समय जिनके घर पे थे रिटायर्ड डीएसपी, उनके बेटे ने इस पे पूरा स्पष्टीकरण दिया, जो रिटायर्ड सेशन जज है, कि ये सोच भी थी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का इनकाउंटर कर दिया जाए। ये घटना है कि रेलवे लाइन की फिश फ्लेट तोड़ी गई। अब हम बहुत छोटे थे, हमने तो सुनी है, मगर एक वाक्य मेरे को आज तक मैं कभी नहीं भूल सकता, जो मेरा देखा हुआ है। सुबह 7:30 बजे 250-300 पुलिस वाले सिरसा में, जो हमारा रेजिडेंस है, आप भी सिरसा से हो, नहर उस समय थी, अब तो सड़क बन गई अंडरग्राउंड, उस नहर के ऊपर, और तीनों तरफ से घर को घेरे खड़े थे, और फिर घर के अंदर घुसे, और फिर एक एक कमरे की सर्च करी गई कि भाई डॉक्टर साहब घर के अंदर है, जबकि डॉक्टर साहब मौके पे नहीं थे। जब उनको कुछ नहीं मिला तो हमारा एक ड्राइवर होता था, उसको उनने उठाया, 407 में उसको उल्टा लटकाया, पाँव हवा में। ये पुलिस वालों की 3rd डिग्री की वो होती है, ये रस्सी से पाँव बांध देते हैं और फिर पिटाई करते हैं। और आप मानोगे, थाने में नहीं पीटा, वो बस उसमें 407 में उल्टा लटका के वहाँ डंडे मारे गए और शहर में दिखाया गया। मैं वो वाक्य तो मेरा देखा हुआ है। मुझे वो दिन भी याद है जब डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया, और उनकी बेल होने से पहले वो, क्योंकि नौहर के एमएलए थे राजस्थान सरकार के, तो रेलवे पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के बाद रेलवे थाने के अंदर लॉकअप था, तो उनने टेम्परेरी जेल रेलवे के गेस्ट हाउस को बनाया। और अभय सिंह जी को, अमीर चंद चावला को, जो और लोग थे, उनको तो बाकायदा, जब मेरे को स्कूल से सेंट जेवियर से लेके आया करते थे, तो हमारे साथ खाना जाता था कि उनको हम खाना दें।
और उनको तो 5 या 6 आदमियों को एक छोटे से सेल में रखा गया था जिसमें कूलर की भी व्यवस्था नहीं थी। मगर उस समय जो घटनाक्रम हुआ और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस दिन फिश प्लेट टूटने की बात आई और आई, उस दिन तो ये दोनों मौके पे ही नहीं थे, जिले में ही नहीं थे। बाद में वो कौश भी हुआ। तो राजनीतिक षड्यंत्र तो उस समय भजनलाल जी की गवर्नमेंट में बहुत बड़ा रचा गया था। मगर किसके छितर पड़े नहीं पड़े, क्या सच्चाई है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर आपका एक मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इतने दिनों में अपना बयान भी बदल गए, उससे पलट भी गए, माफी भी मांग ली? मैं आपको बताता हूँ, आदमी क्या बोलता है, क्या करता है, वो आदमी की खुद की क्रेडिबिलिटी है। और जो आदमी इस तरह से पलटता है, उसकी क्रेडिबिलिटी मतलब वो तो मुझे लग रहा है 4-5 दिन भी नहीं हुए तो वो पूरी तरह से, और वो ही इज अपोलोजाइजिंग नाउ आल्सो एंड ही इज सेइंग दैट आई डोंट नो टू से इवन अ सिंगल वर्ड ऑन इट, कि मैं एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता, जो मैं बोल रहा हूं मैं चैप्टर ही खत्म करना चाहता हूं इस बारे में। चलिए, मैं क्यों इतने सालों बाद ये बात आई और किस संदर्भ में आई, किसके सामने आई, क्या सोच के साथ आई, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, या जिसने इंटरव्यू लिया वो बताए। अगर आप मेरे से पूछ ले तेरे सनावर के दिनों में ये हुआ था तो फिर मैं ये सोचूंगा कि किसी ने आपको फीड करके भेजा है, क्योंकि ना तो आप सनावर गए, ना आप मेरे टाइम को जानते। सही बात है। तो ये क्यों बोली गई बात और इतने सालों बाद क्यों आई गई? चलो, इससे एक चीज तो है, हरियाणा को भजनलाल जी की सरकार में क्या घटना डॉक्टर साहब के साथ हुई या अभय सिंह जी के साथ हुई, ये तो दिखी, ये तो पता चला। और मैं तो उस समय के कई पत्रकार हैं जो उस समय कवर करते थे, आज वो लगे हुए हैं एक एक उस घटनाक्रम के आदमी के पास जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। मैंने भी देखे वो इंटरव्यूज कि जो पुराने लोग थे वो अलग अलग अपने वर्जन बता रहे हैं। तो बिल्कुल, और मैं तो मानता हूँ हमारी जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि किस कठिनाई के साथ डॉक्टर साहब और उन्होंने अपना जीवन काल जिया है। ये तो आपको नहीं पता, इमरजेंसी के अंदर जब हमारे परिवार के 3 लोग जेलों के अंदर, और 3 अलग अलग जेलों के अंदर, अलग अलग जेलों में, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब घर के बड़े थे, वो किस तरह बसों में बैठ के और उनके कपड़े और उनका खाना ले जाया करते थे, जब तो हरियाणा प्रदेश में सड़कें नहीं थी। और सोचो, तेजा खेड़ा से चौधरी देवीलाल जी के कपड़े ले जाने महेंद्रगढ़ 1 दिन का प्रोजेक्ट होता था। आज तो चाहे सड़कों के साथ आप 4 घंटे में पहुंच जाओ। अच्छा, एक मैं 2-3 सवाल मैं पार्टी और आपके पारिवारिक तौर पर लेना चाहूँगा। इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला जी बात करते थे, वो कह रहे हैं कि भी हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलते हुए प्रदेश हित के लिए काम करते हैं। आप आपके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दिग्विजय जी, आपकी पार्टी ये बोलती है कि भी हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चल रहे हैं। उधर चौधरी रणजीत सिंह जी, वो भी हालांकि अभी पीछे मंत्री भी रहे, सांसद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, वो भी कहते हैं कि भैया वो भी कहते हैं कि हम उनकी नीतियों पे। तो वास्तव में जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो समझते हैं कि यार वास्तव में कौन है ऐसा जिसके साथ हाथ पकड़ के हम वास्तव में उस रास्ते पे चल सकते हैं? दीपक जी, चौधरी देवीलाल कोई एक विचारधारा परिवार के मुखिया के होते होते कोई किसी एक आदमी की एंटिटी नहीं है। चौधरी देवीलाल इस देश के लिए एक वो पॉलिटिकल ट्री है जिसके फ्रूट्स जनरेशनली आते रहेंगे। और आप हमारे 3 लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप बढ़िए, डॉक्टर कबीर कादियान कांग्रेस के सीनियर मोस्ट हरियाणा विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा बार विधायक रहे हुए व्यक्ति हैं। क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से नहीं चले? फर्स्ट टाइम तो उन्हीं को बनाने वाले थे। अशोक अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के थानेसर से विधायक हैं। आप बीजेपी में चले जाइए, आपके 2 सिटिंग मंत्री श्याम सिंह राणा और किरसन पवारी कौन सी पेड़ की पैदाइश है? और क्या वो ये बोलते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित नहीं हैं? या आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति सुना हो जिसको चौधरी देवीलाल ने कुछ बनाया है या राजनीति में खड़ा किया है, वो ये बोलता हो मैं चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित नहीं था? हाँ, राजनीतिक विचारधारा खिलाफ हो सकती है। वो ठीक है। जैसे नायब सैनी जी, वो हमेशा से बीजेपी और संघ के आदमी रहे हैं, या मनोहर लाल, वो उसी विचारधारा के रहे। मगर उनसे भी अगर आप पूछो तो वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित है। इस देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं 2 बार कहा है। तो चौधरी देवीलाल इस देश के उन चुनिंदा राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं
जिनके कदमों ने पूरे देश के अपब्रिंगिंग और अपलिफ्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके बनाए हुई योजनाओं ने कहीं ना कहीं इस देश को तरक्की के पथ पर लाने में और आगे ले जाने में आज तक योगदान देने का काम किया है। मनरेगा है, शायद आपको तो पता नहीं होगा कि मनरेगा का ब्रेन चाइल्ड चौधरी देवीलाल जी थे। मनरेगा मनमोहन सिंह जी की रजीम में नाम रखा गया और काम के बदले पैसा दिया गया। जब 1987 में झज्जर में बाढ़ आई और बांध बनाने के लिए मुजारे नहीं थे, तो लोगों को गांव से कहा गया भी तुम्हारे घर तो डूब गए, अनाज है नहीं, तो तुम आके बांध में मदद करो, और काम के बदले अनाज दिया गया। तो काम के बदले अनाज का नया स्वरूप निकला। तो कितने बड़े कदम थे, और मुझे लगता है कि वो विजन ही होता है कि ये छोटे छोटे कदमों ने बड़े बड़े एब्सोल्युटली चेंजेस लाने का काम किया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो बहुत लोगों ने कहा कि फार्मर्स का करो। हमने एक कदम उठाया और 2020 के अप्रैल में उठाया कि वीट प्रोक्योरमेंट पे सारा पैसा फार्मर के खाते में दिया जाए। मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म मिला, मेरे खिलाफ शव यात्रा निकाली गई 3-4 मंडियों में, पीपे पीटे गए, हाय 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 हाय, और मना भी कर दिया कि हम इस योजना के अंदर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। हमने अड़के करे, हमने 1800 मंडी बना दी, टेम्परेरी आड़त लाइसेंस दे दिए, और उसका लाभ क्या मिला? जब ये टेम्परेरी लाइसेंस दिए तो नए बच्चे आ गए, मगर जो पैसा आड़ती अपने पास लेता था और फिर किसान को देता था, और किसान को उसकी दुकान पे 2-3 बार जाना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसको अपने पैसे को अपने खाते में लेने की इंडिपेंडेंस दी। और उस इंडिपेंडेंस से ये फायदा हुआ कि पहले लिमिट सिर्फ आड़ती की बनती थी, आज लिमिट लाखों किसानों की बनने लगी। आप उठा के देखना कि कितना फायदा हुआ कि केसीसी अब 3 लाख नहीं है, केसीसी लिमिट में, क्योंकि जमीन और उसे एग्रीकल्चर वैल्यू जब ऐड हो जाती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन चली जाती है, तो किसान को 8-8, 10-10 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मिलने लगी। तो उसको इंडिपेंडेंस तो दी। तो ये जो काम है, ये मुझे लगता है कि आपकी जनरेशनल इंप्रूवमेंट में बहुत काम करते हैं। और आज के दिन जब लोन्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट, मुझे याद है मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक लड़का था, उसका स्टडी लोन रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसके फैमिली इनकम वाज एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम उनके खाते में रिफ्लेक्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि वो आड़ती के पास आड़ती से वो 2 लाख ले ले, 5 लाख जो भी ले ले, जो लेके डाल लेता था, डाल लेता, नहीं तो खर्चे कैश में रूटीन में खर्चा कर दिए। आज कितने फार्मर्स के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं और उनको बैंक लोन 1 मिनट में मिल जाता है, हर साल का हर क्रॉप बुक्स में शो हो रहा है, उनकी रेगुलर इनपुट आने लगे। तो ये छोटे छोटे कदम है, और मैं मानता हूँ कि ये कदम फिर जनरेशन तक लोग याद करते हैं कि उस टाइम हुए थे। मैंने अभी चौधरी रणजीत सिंह का भी इंटरव्यू किया था, तो मैंने उसमें वो प्रिसाइसली स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जीवन यात्रा के बारे में, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे पहलू जो मुझे लगता है कि बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, सो दैट कि आज जो करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसे एग्जाम्पल्स उनको पता लगे कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने वाकई में ही हरियाणा के अंदर उनको जननायक क्यों कहा जाता है, और उनकी क्या ऐसी चीज़ें थी जो आज भी और आने वाली जनरेशन्स को प्रभावित करेंगी। तो उसके अंदर बहुत सारी पेंशन वाली बात थी, और बहुत सारी चीज़ें कई ऐसी निकल के आई कि जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के एक्सेप्शनल, जिसको बोलते हैं कि जो उनके, जिसको बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड था। जैसे मनरेगा की आपने बात की, पेंशन वाला था, जो बुढ़ापा पेंशन थी, उनका ब्रेन चाइल्ड। एक और है जिसकी आप कभी चर्चा नहीं करते हो जी, जो शायद आज तो ग्लोबली और अब तो मर्दों में भी मांगने लग गए, वो है मैटरनिटी लीव। आज आदमी भी कहता है मेरे को मेरा बच्चा पालना है, तो मेरे को पैटर्निटी लीव दी। बिल्कुल सही बात। आपको पता है ये इंसिडेंट अब तो चौधरी सुल्तान सिंह जी स्वर्ग में हैं, चौधरी देवीलाल जी ने उनको गवर्नर बनाया था जी, उनने बताया कि हम ऐसे झज्जर की तरफ जा रहे थे लिंक रोड पे, और वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत सड़क पे पत्थर कूट रही थी। आज तो मशीनें तोड़ देती है, मशीनें करती है, सब क्रशर में सब कुछ, पहले तो हर चीज हाथ से होती थी। बिल्कुल। और चौधरी देवीलाल जी ने गाड़ी रुकवा के और उसको पूछा कि बेटी तेरे बच्चा होने वाला है। कहती जी मैं क्या करूं, अगर मैं पत्थर नहीं कूटूंगी तो बच्चा भूख से मर जाएगा।
और उस समय जच्चा बच्चा योजना शुरू करी कि उसको पैसा भी मिलेगा और उसको छुट्टी भी मिलेगी। क्या बात है। और वो चीज फिर अंग्रेजी लोग आ गए, अफसर आ गए, जच्चा बच्चा को योजना का नाम मैटरनिटी लीव कर दिया। और अब मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी भी हो गया। थोड़े दिनों में बच्चों को भी छुट्टियां चाहिए। उनको भी चाहिए, उनका भी होगा। अगर ये चीजें समझाने की है जनरेशंस को कि देखो उस समय एजुकेशन लेवल वो 16 लो, बट कितना ज्यादा विजन था, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में लोग प्रैक्टिकलिटी थी और उन्होंने जीवन के एक्सपीरियंसेस है। क्योंकि मेरे को उस दिन शोएब साहब ने, रणजीत सिंह जी ने बताया कि वो अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका वहाँ पर जाके उन्होंने देखा एक सरदार जी उनको मिले थे इंडस्ट्री, जिन्होंने ये स्टोरी बताई कि भी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बुजुर्गों की टेक केयर की जाती है, उनके लिए एक फिक्स अमाउंट सरकार देती है। वो वहाँ से इतने प्रभावित हुए थे कि यहाँ आते ही सबसे पहले मैं आपको बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। अजय सिंह चौटाला जी का इंटरव्यू करोगे तो बड़े चोय साहब एक बात कहा करते थे कि भाई आप छोटे शहरों को अमेरिका जैसा कैसे बनाओगे। तो उनने शुरुआत करी भी सिरसा को कैसे हम बनाएं। तो आज से 30 साल पहले के सिरसा में आप जाओगे तो उस समय कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिरसा में नहीं था। शायद आप लोग कॉलेज के लिए भी बाहर गए हो। हाँ, नहीं, मैं भी चंडीगढ़ जाके कॉलेज। और यही चीज मैं आज बात करूं जो सिरसा में कॉलेज इकलौता नेशनल कॉलेज था। नेशनल कॉलेज एक था और एक FC कॉलेज लड़कियों वाला था। उसको छोड़ के आज एक यूनिवर्सिटी है, 12 एजुकेशनल बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। और उस एरिया की ग्रोथ देखो, ग्रोथ हुई एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली। और ये चीजें, ये विजन बड़े चोई साहब कहाँ से लाया करते थे? वो वहीं से लाया करते जब वो ट्रैवल करते थे। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा, और मुझे लगता है आगे चौटाला साहब ने भी हो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी, हमने भी है। मुझे इस उम्र के अंदर भी विदेश में पढ़ने का भी मौका मिला। लगभग 58 के आसपास में देश घूम के आए बहुत छोटे बड़े। जब हम उनमें जाकर देखते हैं और उनकी डेवलपमेंट के मेजर इश्यूज देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी फिजिकली ये लाभ मिलता है कि उनको हम रेप्लिकेट करें। एब्सोल्युटली। आप कभी दुष्यंत जी, अगर मतलब बिल्कुल दिल से पूछता हूँ, परिवार की हम बात कर रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की बात कर रहे हैं, दिल में कभी मन में नहीं आता कि यार एक बार रणजीत सिंह जी ने भी पीछे प्रयास किया था तो अभय सिंह जी ने बड़ा तलखी मेरे प्रयास से क्या होगा? नहीं, आपके प्रयास से नहीं, मैं सिर्फ आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। मैं दीपक जी बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं प्रैक्टिकली में जीने वाला आदमी हूँ। मेरे प्रयासों से कुछ नहीं, मैं प्रयास से नहीं, प्रयास, मैं सिर्फ आपसे दिल की बात पूछना चाहता हूँ। क्या दुष्यंत चौटाला जी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी वस्तु स्थिति बने? मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ लेता हूँ सारे पत्रकार भाइयों बहनों से, ये चैप्टर को बंद करो। जब हमारी पार्टी के अध्यक्ष और मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ लिए कि वे चैप्टर बंद करो। नहीं, आपके पिताजी सम्मानीय है और हम जेन्युइनली उनका आदर करते हैं उनका, लेकिन मैं सिर्फ आपके दिल की बात पूछ रहा हूं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चैप्टर बंद करो। अच्छा, चलिए ठीक है, आप कह रहे हो। अच्छा, आपने अभी जो रैली की थी उसमें आपने रणजीत सिंह जी को भी जो है निमंत्रण दिया था, बट वो आ नहीं पाए, क्या कारण रहा? कुछ बात हुई? मेरी नॉलेज में नहीं है निमंत्रण किसने दिया। अच्छा, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था और मेरे को तो कई पत्रकार साथियों ने ये पूछा कि आप किसी को बुलाओगे, और मैंने हमेशा एक चीज कही कि हमारे संगठन की जिसने मेंबरशिप ली है हमने उसको आमंत्रित किया है। मैंने तो मेरे अलायंस पार्टनर में कितने लोग रहे हैं, मैंने तो किसी को निमंत्रण नहीं दिया। अगर किसी की ओर से आमंत्रण गया है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, मगर जितना मुझे पता है पार्टी लीडरशिप की ओर से किसी को इनविटेशन नहीं था अदर देन पार्टी कैडर। ओके। अभी अगर हम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अब तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, इस बार आप उनका हिस्सा नहीं है। नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को लगभग चुनाव से 8-9 महीने पहले चेंज करके नायब जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरी बार रिपीट हुए। 1 साल का टाइम, अभी लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया तीसरी बार सरकार बने। क्या इवेल्युएट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार धरातल पे कुछ काम कर रही है या सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है? पूरी तौर पर 1 साल 1 महीना नायब सैनी जी को फुल फ्लेज मेजॉरिटी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का मिला है और पूरी तौर पर इस दौरान विफल रहे। रीजन देयर ऑफ, अगर आज आप उठाकर देखो, एक वर्ग भी जिसको इनने सेटिस्फाई करके और अपने प्रॉमिस अब कीप करें अब देश में कोई नहीं है। फ्लड्स आए, बेमौसम बारिश से क्रॉप लॉस हुआ, 1 रुपया मुआवजे का अब तक नहीं पहुंचा।
3 क्रॉप मेजर आई थी इस बार एमएसपी पर। हम्म, पहली थी बाजरा, हम्म, दूसरी थी पैडी और तीसरी थी कॉटन। कॉटन अभी भी प्रोक्योरमेंट में पेंडिंग पड़ी है। बाजरे का इनने कहा कि 575 रुपये एमएसपी पर हम भावांतर भरपाई करेंगे। हम्म, लोगों ने 800 साढ़े 800 नीचे बेची एमएसपी से, तो भी वो 575 रुपये किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। पैडी में ये हालत थी कि खुली 350 रुपये सस्ती, मजबूरन किसान को पैडी बेच के आनी। उठा के देखो, ये तो फार्मिंग के 2 वर्ग हैं। तीसरा था कि इस बार यूरिया और डीएपी खरीदने वाला किसान को लट खाने पड़े, ये आप लोगों ने भी टीवी पे दिखाया है। अब आ जाओ आप महिला। इस सरकार का सबसे बड़ा वादा महिलाओं के साथ है लाडो लक्ष्मी योजना। आप हरियाणा मॉनिटर करते हो, क्या लाडो या लक्ष्मी को किसी को योजना का लाभ मिला? मैं छात्र गांव में गया हूँ, उचाना का वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज है। 4 औरतों को लाडो लक्ष्मी मिली है, फॉर्म भरे 1000+ ने, और 2100 रुपये भी किसी को पूरे नहीं मिल रहे। उसको भी कहा गया कि 1100 ले ले, 1000 रुपया 6 महीने बाद 6000 रुपये देंगे, बैंक में जमा हो। आपने लाभ देना था तो ढंग से लाभ देते। और तो और बूढ़ों से वादा कर दिया, विधवाओं से वादा कर दिया कि पेंशन 200 रुपये बढ़ेगी 2 साल बाद। आपको शर्म आएगी सुन के। हरियाणा सरकार के अखबार में छपे आंकड़े हैं कि वो 200 रुपये तो बढ़े नहीं 1 नवंबर से। आज अपन 13 दिसंबर में बैठे जी, 1.25 महीना हो गया, 1.5 महीना। 1.5 महीने में पैसा बढ़ा नहीं, मगर 36,000 से 37,000 के बीच में बूढ़ों की पेंशन कट गई, और लगभग 6,800 से ऊपर विधवाओं, जिनको कह रहे थे कि शायद 2-3 योजनाओं का लाभ ले रहे थे, उनमें से काफी लोग। मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ कि 6800 और 7,000 के बीच में विधवाओं की पेंशन की, और विधवाओं की मेजॉरिटी की क्यों काटी? इस रीजन से कि तुम्हारा हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट दोबारा ला के दो। अरे जिस औरत ने एक बार अपने पति के मरे होने का एविडेंस दे दिया, आप उसको जलील कर रहे हो बारी बारी बुला के। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हुड्डा साहब ने भी जब पेंशन बंद कर दी थी बूढ़ों की कई महीने, तब भी नहीं करा था। या मनोहर लाल जी ने जब पीपीपी ले आए थे और जब पूरे प्रदेश में मूवमेंट सी शुरू हुई, हमने तो जब भी बंद नहीं होने दी। सैनी साहब इतने समझदार हो गए कि वो देश में 6,84,000 राशन कार्ड काट देते हैं। ये आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? अखबारों से ही आ रहे हैं। कौन दे रहा है? आप जैसे पत्रकार ही ढूंढ के लाके छापते हो। ये कोई मेरे तो महकमे से मांगे हुए आंकड़े नहीं है। या तो फिर वही बात है, आप कह दोगे किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है। आज आप डॉक्टर्स क्यों हड़ताल पे बैठे? आज क्यों आपके रोडवेज वाले स्ट्राइक पे बैठे? क्यों महकमों के अंदर मनरेगा हो और हो, इनमें मूवमेंट शुरू होगी? पहली स्टेट है हरियाणा जिसने मनरेगा के लिए स्पेशल चिट्ठी निकाल दी कि बंद करेंगे हम। इसका मतलब तो आप वो जो हैंड टू माउथ गरीब आदमी था उसको रोजगार देने का अवसर भी बंद कर रहे। आज एसएफसी, जिसके अंदर मैंने ये योजना बनाई थी कि 1250 रुपये पर व्यक्ति साल के पंचायत को मिले, जिस गांव की 1000 की पॉपुलेशन थी उसको 12,50,000 रुपया ऑटोमेटिकली एसएफसी का ट्रांसफर होगा। उसकी 7 किस्तें क्यों रुकी हुई है? आप किसी सरपंच के माइक लगा दो, पीड़ा सरपंच बताएगा क्या हालात है प्रदेश की। चलो खिलाफ तो मेरे थे कि मैंने ऑनलाइन टेंडर पॉलिसी बना दी थी, वो तो उनके भले के लिए करी थी कि जो चोरी ठेकेदार ने करनी है उस पर मॉनिटरिंग तुम करो, मॉनिटरिंग हो जाएगी उस पे एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी। मगर अब क्या हो गया कि अगर 1 रुपए का भी ऊपर नीचे कुछ है तो सरपंच पे मुकदमा होता है। और बल्कि सरपंच ठेकेदार नहीं है, काम तो फिर भी आगे ठेकेदारों ने करना है, तो क्यों नहीं लायबल उन ठेकेदारों को बनाए? मगर लोगों को समझाना मुश्किल है। उस समय तो ऐसा कर दिया, अभी दुष्यंत ने तुम्हारी सारी ताकत छीन ली। और अब पूछो कितने सरपंचों पे मुकदमे दर्ज हैं और कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हैं। एक आपकी, जब आप पिछली बार कोएलिशन गवर्नमेंट में रहे तो आपके ऊपर विशेष तौर पे, मतलब आम जनता की बात करें, विपक्षी पार्टी की बात करें, एक आरोप बड़ा लगता है कि भी आबकारी और कराधान विभाग आपके पास था, तो उसमें कह रहे हैं कि जो लिकर रिफॉर्म्स जो हुए
कि भी दुष्यंत चौटाला जी गवर्नमेंट में और तो चलो उन्होंने जो डेवलपमेंट करी, लेकिन एक विशेष डेवलपमेंट करी कि सारे प्रदेश के जो ठेके थे वो जगमग करने लगे। बड़े रिफॉर्म, बड़े 5 स्टार लेवल के। क्या दीपक जी समय के साथ कोई उसमें बुराई है? नहीं, बुराई नहीं, मैं तो आप मुझे ये बताओ, पीणी आदमी तो 12 बजे भी 150 रुपए की चीज 200 में खरीद के पिएगा, मगर अगर चीज को हमने लीगल वे में बढ़ा दिया और उससे सरकार को 4 रुपए का फायदा हुआ तो क्या नुकसान हुआ? आज ये कह दिया कि दुष्यंत, लेकिन एक तरफ, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूँ, आप कहते हो मैंने रिफॉर्म करे, मेरे करे रिफॉर्म में कहीं 2 रुपए की चोरी हुई हो तो बताओ। हरियाणा प्रदेश में कैप्टन अभिमन्यु जब एक्साइज मिनिस्टर थे 6100 कुछ करोड़ रुपया रेवेन्यू आया। 4.5 साल बाद जब 1 साल की पॉलिसी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनकर लाए, जब तक हम 12,000 करोड़ रुपया खाते में पहुंचा चुके थे। ऐसी क्या मेरे पास फुलझड़ी थी कि मैंने 4 पॉलिसीज में डबल कर दिया, ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल कर दिया। लोगों ने मेरे को बहुत बुरा भला कहा, क्या मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी है? और ये मैं आम जनता की बात बता रहा हूँ कि आज लेडी बोलती, कहती मंदिर इतना जगमग नहीं कर रहा होता जितने शराब के ठेके जगमग कर रहे थे। लोग पैसा खर्च कर रहे, रेस्टोरेंटों पे नहीं खर्चते, नाइट क्लब्स पे नहीं खर्चते। चलो आप ठेकों को जगमग कर रहे हो, आपके स्कूल बसेस का रिफॉर्म। मुझे तो आपकी बात से याद आया कि वो एक जगमग गांव योजना थी, जगमग ठेक। आप ठेकों की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ दीपक जी, स्कूलों के क्या हालात हैं? आप मैं सनार गया था, हमारे स्कूल में पंखे नहीं थे। ये बड़ी अच्छी बात करी, मैं इस पे आपसे सवाल लेना चाहूंगा। और आज उन स्कूलों में कूलर लग गए। टाइम के साथ इनोवेशन तो होगी। और एक चीज कहने की, ठेके जगमग करे, अरे केवल मात्र हरियाणा के कर रहे हैं क्या? जयपुर में 3-3 मंजिली बनी। लेकिन बात इसलिए उठती क्योंकि उससे पहले कभी देखो हुड्डा जी भी रहे, उससे पहले आपकी उस इंडियन नेशनल सरकार पॉलिसी के अंदर जगमग करने का प्रावधान नहीं था। उस समय पॉलिसी के अंदर ध्यान किसी और चीज पे था। हमारा टारगेट ये हुआ कि 2 नंबर की शराब प्रदेश में बंद हो, हम कामयाब रहे, रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू के साथ साथ जो ठेकेदार चोरी करता था वो चोरी ना कर पाए। अभी तो एग्जाम्पल आ गया ना गुड़गांव का, जो अभी अंकुश गोयल वो पकड़े गए, जो 47,000 बोतल और 10 करोड़ से ज्यादा का वो। नहीं, मैं तो सैनी जी को कहना चाहूंगा, क्योंकि वो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर है, ये छोटा, ये तो शायद एक, मुझे लगता कि एक नहीं, ये छोटा घोटाला नहीं है। इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं भी पत्र के माध्यम से बताऊंगा, और मैं चाहता हूँ सैनी साहब भी लिखित में भेजें। ये हरियाणा एक्साइज की चोरी नहीं है। ये चोरी जो गुड़गांव में पकड़ी गई है, ये कस्टम बॉन्ड से शराब लाकर चोरी करी गई। और कस्टम बॉन्ड से शराब लाकर चोरी करने का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको अवॉइड किया है। उसका यस, ये तो चलो 2 ठेकेदारों की लड़ाई में ठीक है, एक ने दूसरे की पोल खोल दी, नहीं तो हो तो बहुत, बता दिया कि पता नहीं कितने कर रहे होंगे। 7,000 की चीज 11 में मिल रही है। अब 4,000 रुपया अगर एक पेटी पे चोरी है तो 4,000 पेटियों पे कितने की चोरी, कितने की हुई? और ये तो एक दुकान, और ये तो एक दुकान की बात है। अगर पूरे स्टेट की बात करें तो कितना हो? ये कोई मेरा स्कैम उजागर किया हुआ नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट ने चोरी पकड़ी, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में पकड़े गए। और इसके अंदर स्केप गोट कौन बनता है? एक एक्साइज इंस्पेक्टर। इतने बड़े जिले में इतना बड़ा कुछ हो गया और एक EI सस्पेंड होता है। मैं तो चाहूंगा ETC इस पे बयान जरूर दे, ETC इस पे जरूर एक्शन ले कि जो चेन थी जिसके अंदर इतनी चोरी हुई और इतने ज्यादा की कस्टम ड्यूटी इवेजन हुई, आपने उस पे क्या एक्शन लिया है? हमारे टाइम पे आपको याद होगा कि स्पूरिश लिकर का एक केस आया, पानीपत के केमिकल पी के और लोग मरे थे, और कितने लोगों को हमने अरेस्ट किया था। अम्बाड़ा के अंदर जब वो इलिसिट लिकर, जो पुलिस का काम था पकड़ना, उसके अंदर आज तक लोग जेलों में हैं। क्या हमने छोड़ा था? इसके अंदर तो आप इवेड भी करते और फिर उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आप सेफ गार्ड कर रहे हो इन लोगों को। और मुझे लगता है आपकी बात बड़ी सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक शॉप का या एक जगह का स्कैम नहीं है।
अगर एक जगह पे एक्सपोज हुआ है तो नहीं, मुझे ये एक स्टेट का स्कैम नहीं है। अगर ये कस्टम बॉन्ड ड्यूटी इवेजन एक स्टेट में हुई है तो इंटर स्टेट जो मूवमेंट होती है बड़ी कंपनियों की, उसमें कितनी ड्यूटी इवेड करी जाती है। और मैं तो चाहता हूं कि इसमें सेंट्रल एजेंसीज, जो बड़ी एजेंसीज हैं जो निष्पक्ष जांच करती है, उनकी इंटरफेरेंस लाए और इसको पूरे को इन्वेस्टिगेट करे, तो पता चलेगा कि हजारों करोड़ों की कस्टम इवेजन पूरे देश भर में। आपने इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने स्कूल की बात की, तो मेरा एकदम से, मैं उस बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। आप इतने टाइम से लगभग सबसे देश के सबसे युवा सांसद आप बने, आपने इतने साल में लगभग पूरा सिस्टम देख लिया, क्लोजली सरकार भी चला ली, बाकी पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट्स को भी देख लिया। आज अगर हरियाणा की बात करें, आज मैं अपनी बात करूं, एज अ लेमैन बात करूं, कोई भी आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक कमा लेता है वो गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर करेगा। आज कोई भी आदमी, अगर किसी को हेल्थ एलिमेंट होती है, और ये बड़ी विडंबना है कि आज सरकार के पास सारे संसाधन, तंत्र, सब कुछ होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की जो सिस्टम है वो इतना चरमराया हुआ है। आज भी आप सरकारी स्कूलों में चले जाए तो बड़े स्कूलों के अंदर ऐसा होगा जहाँ बेंच टूटे हुए मिल जाएंगे, जहाँ आपको, जैसे आपने बात की, पंखे लग गए, कूलर्स लग गए, बड़ी जगह पर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ठीक नहीं मिलेंगे, कई जगह पर टीचर्स नहीं मिलेंगे, कि जहाँ पर 20 टीचर होने चाहिए तो 2 टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या सिस्टम है कि सरकार के पास पैसा कमाने के भी सोर्स है, टैक्सेस भी ले रही है, एवरीथिंग दे आर चार्जिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन, और बोलने के लिए बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हो। तो इतने सालों में आज तक सरकारी सिस्टम, स्कूल नहीं बदले, आज तक अस्पताल अपडेट नहीं हुए। अगर आप इस टॉपिक की बात करें तो टीचर्स का काम अब शिक्षा देना नहीं हुआ। गवर्नमेंट टीचर्स का काम, जब से इलेक्शन कमीशन उन पे हावी हुआ, तो उनकी प्रायोरिटी 1 तो है बीएलओ का काम करो। अधिकतम टीचर्स तो वोट बनाते रह जाते हैं। दूसरी चीज है कि प्राइवेट सेक्टर इतना रैपिडली इवेड हो रहा है, चेंज हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज गवर्नमेंट के अंदर कंप्यूटर पहुंचाना हर स्कूल तक, अगर मैं 6800 गांव में से ये मानता हूं कि 5500 गांव में स्कूल्स हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, मिडिल हो, अगर 5500 गांव में भी स्कूल हैं तो 5500 के लिए एक योजना बननी और योजना पहुंचानी, इतना ब्यूरोक्रेटिक टसल्स के बाद 3 इयर्स प्रोसेस है कि हमें 1-1.5 साल लग जाता है। मुझे पीछे टैब्स बांटे गए, अब वो टैब चल रहे हैं, नहीं चल रहे, उनकी मॉनिटरिंग भी वैसी है। तो ये जो कदम है, इनको गवर्नमेंट जो फ्लो है उसमें मॉनिटर करना बहुत स्लो है। वेयर इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन, उसमें थर्ड पार्टी एजेंसी को किया जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन जब हम लाते हैं तो प्राइवेटाइजेशन विद इन मिनट्स फैसले होते हैं। अगर मैं बात करूं भी स्कूल बसेस का स्कूलों में इस्तेमाल है, गवर्नमेंट में नहीं है। 5 किलोमीटर आज भी हम कह देते हैं साइकिल दे देगी, योजना आ जाएगी, या और कोई योजना आ जाएगी, आप इतने किलोमीटर में 20 लोग मिलके कॉलेज जाने की सवारी कर लो, वो सरकार रिइंबर्स कर देगी। योजनाएं बन जाती है, मगर उसका लाभ जब लेने की बात आती है तो लोग खुद ही हौसला छोड़ देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर, आज मैंने अपलिफ्टमेंट देखी है रूरल एरियाज में, छोटे से छोटे रूरल एरियाज में आज टीचर 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर आज भी 40,000 पे भर्ती होता है, और 40,000 से उसकी 1.5 लाख, चाहे वो कितना ही केपेबल हो, तो शायद पूरे जीवन काल में मास्टर बन के उसकी फुलफिल नहीं होती। तो मेजॉरिटी अच्छा पढ़ाने वाला जॉब छोड़ देता है, जिसको जॉब सिक्योरिटी का डर नहीं है। और दूसरी चीज है कि हमारे नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल भी हम कभी फुलफिल कर नहीं पाए। भर्तियां जो होनी चाहिए थी वो 2005 के बाद उस फ्लो में हुई नहीं। और तीसरी चीज है, गांव की बिजली जाएगी, स्कूल की बिजली चले जाएगी। प्राइवेट सेक्टर का आदमी जनरेटर रखे और रखे, आज हाईटेक जमाना है, कंप्यूटर बिना पढ़ाई नहीं होती, वो अपना सेटअप 2 मिनट में कर लेते हैं। तो आपने कोविड में देखा होगा कि स्टडी फ्रॉम होम शुरू हुआ। एब्सोल्युटली, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन के अंदर सब कुछ होगा। सरकारी स्कूल का बच्चा तो छुट्टी पे था, और प्राइवेट स्कूल का बच्चा 15 मिनट बाद दोबारा क्लास ज्वाइन कर रहा था, और वो उसी फ्लो में पढ़ता रहा। तो आपने तो खुद एक जनरेशनल गैप पैदा कर दिया। यही हॉस्पिटल्स में है।
हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन खराब हो जाए, इंडेंट जाएगा, रिपेयरमैन आएगा, 5 दिन भी अगर बंद रही एक्सरे मशीन तो ऑटोमेटिकली अब तो प्राइवेट सेक्टर में जाके 5 मिनट में करा के नहीं, आ जाएगा। बट दुष्यंत जी, मैं इसको जेन्युइनली, मैं आम आदमी के दिल की बात और इसको उस तरह से समझना चाहता हूँ कि जब सरकार के पास संसाधन, पैसे और सिस्टम की कमी नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं मुकाबले दीपक जी, सरकार के पास पैसा कम है। आपको एक चीज बताता हूँ, देयर आर सेक्टर्स वेयर नाउ गवर्नमेंट शुड रीथिंक ऑन। अगर आप बात, बिकॉज हेल्थ और एजुकेशन इज द बेसिक नीड ऑफ द आवर, इट मैं मान गया आपकी बात, मगर देयर आर सेक्टर्स वेयर गवर्नमेंट नीड्स टू रीवर्क एंड रीथिंक ऑन। Our primary focus cannot be the sectors which are better evolved in private sector than the government sector. नवरत्न बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आज उस नवरत्न में कितने सेक्टर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर शायद नवरत्नों से बेटर कर रहे हैं, और कितने सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट शुड नाउ टेक अप वर्क्स जो उनके कदमों से ज़्यादा डेवलपमेंट लाए, रादर देन द वर्क्स जो शायद उनके कदमों में कितने भी कदम रख लो वो प्राइवेट सेक्टर को ओवरटेक नहीं कर सकते। आज एजुकेशन एक फील्ड है, मेडिकल सिमिलर फील्ड है, क्योंकि हर रोज तो नई मशीन आ जाती है, नया टेस्ट आ जाता है, नई थ्योरी आ जाती है। हमारे बिल्कुल मेडिकल कॉलेजेस बनाना हमारा काम हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेस में हम ज़्यादा डॉक्टर्स पैदा करें, ज़्यादा नर्सेज पैदा करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्राथमिक है। मगर प्रॉब्लम इंडिया के साथ ये रही है हेल्थ सेक्टर में कि हम मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं बना पाए। आप यूसीएसएफ चले जाओ सैन फ्रांसिस्को में, आप जर्मनी के कैंसर इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ, आपको खुद दिखेगा कि वो एक रिसर्च सेंटर है, उनमें इतनी ज़्यादा उस टॉपिक पे रिसर्च होगी कि उनकी जनरेशन बेनिफिट कर रही है। मगर हमारे पास शायद अभी एम्स को, पीजीआई को छोड़ के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स स्तर के ही नहीं है। इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें कि पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट खाली नहीं होती थी, और आज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कबूतर बोलते हैं। कारण क्या है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का इंफ्रा इतना बेटर हो चुका कि लोग हमारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ आते ही नहीं। बिल्कुल। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, मतलब मेरे ये पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस में और नोन है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ प्राइवेट स्कूल जिनको व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ, दे आर बिग नेम इन हरियाणा। जब उनको किसी एड की ज़रूरत पड़ी, जब उनको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, स्पेसिफिकली आई स्टिल रिमेंबर इन इंसिडेंट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कोविड के दौरान जब सबके फंड्स और रेवेन्यू स्टक थे, सब लोग, वो प्राइवेट स्कूल वाले भी गवर्नमेंट्स के पास गए, गवर्नमेंट से बेनिफिट भी लिया, एड भी लिया उन लोगों ने, और ये मेरे पर्सनली चीज़ें देखी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है, प्राइवेट स्कूल्स को जब ज़मीन दी जाती है, एलोकेट की जाती है स्कूल्स एजुकेशन के लिए, सब चीज़ों में सरकार बेनिफिट दे रही है, तो सरकार खुद ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप शायद 20 साल पहले जी रहे हैं, आज कोई सब्सिडी पे जमीन नहीं, अब मतलब मैं पहले की बात ही बता रहा हूँ कि मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। आज के दिन तो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर नेक्स्ट मॉनिटरिंग और नेक्स्ट लड़ाई जो है ना, वो फी मॉनिटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, इसकी करनी पड़ेगी सरकार को। आज तो वो 2-2 मिनट में, अभी पीछे ऑक्शन हुआ है शायद गुड़गांव में, 4 एकड़ शायद 60 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल लैंड किसी स्कूल ने खरीदी है। आपको पूछो 60 करोड़ रुपया 4 एकड़ का, ये कोई सब्सिडाइज जमीन है? सब्सिडाइज हो ही नहीं सकती। मगर जो आप बात कह रहे हैं कि मदद की जरूरत पड़ी, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, मेरे पास भी आए थे, मैंने करी इस चीज के अंदर, मैंने कोविड में, उसमें गलत नहीं है कुछ। जब हम बात करें तो लोगों ने मदद ली। जैसे एक एग्जांपल है कि स्कूल्स के बहुत से लोग हमारे पास आए, कहते जी 6 महीने हो गए स्कूल्स बंद है, मगर आपका ट्रांसपोर्ट विभाग हमसे रोड टैक्स मांग रहा है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है, उन लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट तो मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जब लोगों ने फीस भरनी बंद कर दी थी, तो सरकार की जो फीस होती है उसके अंदर तो रियायत वो लोग मांगेंगे। नहीं, केवल मात्र एक सेक्टर की नहीं थी, मुझे लगता है बड़ी इंडस्ट्री के लोग भी बहुत सारे इंडस्ट्री थी, क्योंकि सब इफेक्टेड थे। उनको एक अम्ब्रेला बेनिफिट हमने दिया भी। मुझे याद है जब कोविड में बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशन शुरू हो गई थी, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, और मेरे को ये कदम उठाना पड़ा
कि भाई जो 50 लोगों को अपने इन हाउस फैक्ट्री में रख सकता है उसको फैक्ट्री चलाने का हम परमिशन देंगे। मेरा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, मगर हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिवाइव इट्स इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें कई बार आपको सरकार में रहते हुए वो कहते हैं विद ग्रेट कम्स पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमें पावर भी यूटिलाइज करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली आपका एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि जिसमें आपने वर्तमान सरकार को, बीजेपी सरकार को, कानून व्यवस्था को लेकर और बाढ़ प्रबंधन को लेकर, इन दो चीज़ों पर बड़ी स्ट्रांगली आपने घेरा था। एक तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, और जिस तरह से इन्होंने जो फ्लड मैनेजमेंट किया उसमें भी बहुत स्ट्रांग फेलियर्स। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, आप फरीदाबाद रहते हैं और फरीदाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर उसका नाम आता है और लगभग प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल टाउन था। क्या फरीदाबाद के क्राइम रेट में डिटरेशन हुई है? नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनकर पहला बयान बहादुरगढ़ के अपने जलसे में देते हैं, गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ। और हैरानी की बात है कि उसके बाद प्रदेश में गुंडागर्दी हो, फरोती हो, विदेशों से धमकियां हो, ये सारी चीजें बढ़ी है, घटी नहीं। ये तो आंकड़ा सरकार का बिल्कुल, वो तो इट इज क्वाइट एविडेंट, वो तो सबके सामने ही है। चाहे वो डॉक्टर हो, बिल्कुल, चाहे वो मिठाई वाला, बिजनेसमैन हो, कोई चाहे हो, वो एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, कोई ऐसा आदमी नहीं छा नहीं रहा इस प्रदेश में जिसको धमकी ना मिली। तो फिर मैं क्यों इस टॉपिक को ना छेड़ूं? मैं तो दूसरा टॉपिक जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, जिसके ऊपर मोहर लगी, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री था तो पोल्यूशन वाज अ टॉपिक, और ब्लेम क्या होता था कि पंजाब हरियाणा के लोग पराली जला रहे और दिल्ली धुएं में गुम हो जाती है। इस बार 4% भी लोगों ने हरियाणा पंजाब में पराली नहीं जलाई और दिल्ली की मुख्यमंत्री अब तक पोल्यूशन नहीं रोक पा रही, क्लाउड सीडिंग तक करा दिया। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये समय के ऊपर सरकार के फेलियर्स हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाती। आप फार्मर्स की हालत देखो ना, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि बाजरा कितना पिटा, पेमेंट जो हम 48 घंटे में किसान के खाते में दे देते थे, इस बार 20-20 दिन नहीं आई। किसका फेलियर है? तो बट ऐसा क्यों है? जब वो पहले कर सकते थे तो बल्कि तो और इनको रिफॉर्म करना चाहिए था। ये इसको सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, सरकार की तरफ से रेगुलर मॉनिटरिंग, या कोई रेवेन्यू की स्कैरसिटी है जिस वजह से डिलेड है, ये वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज प्रदेश के ऊपर लोन के जो आंकड़ा है वो घटा तो नहीं है, बढ़ा है। और कहीं ना कहीं इसी कारण है कि 6-6 महीनों तक यूनिवर्सिटीज में भी सैलरी नहीं दी जा रही। आप करंटली अगर हम बात करें, अभी अगर हम कांग्रेस पार्टी की हुड्डा जी की बात करें, क्या लगता है आपको कि, मैं उसमें 2 सवाल लेना चाहूँगा। 1 साल के लंबे वेट के बाद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को बनाया गया। एक ऐसी पार्टी के अंदर जिसमें 1 साल के लंबे द्वंद्व के बाद, जिसको कहते हैं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वही उनके एक दूसरे वरिष्ठ नेता जो बीजेपी में 10 साल रहने के बाद वापसी करते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह, सद्भावना यात्रा लेकर निकल जाते हैं प्रदेश के अंदर। दीपक जी, सद्भावना किस चीज की? नहीं, मैं तो खुद समझना चाह रहा हूँ, मैं तो खुद समझ नहीं पाया, मैं तो खुद अभी तक समझ नहीं पाया कि भाई व्यक्ति ये कहता है मैं सद्भावना यात्रा चला रहा हूं। सद्भावना क्या? 2016 में जब आरक्षण आंदोलन हुआ और उस समय 53 लोग मरे, तो आपके पिताजी केंद्र में मंत्री थे, उस समय की लाइफ लॉसेस की, या कृषि कानूनों के दौरान जो लोगों ने जान खोई और आप उस कृषि कानून के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे और आपने पार्लियामेंट में उसके पक्ष में वोट डाला, उस चीज की, या हमारे स्टेट में कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई थी, उस दौरान आप बीजेपी में नहीं थे, उस चीज की। मैं तो अब तक नहीं समझ पाया कि ताना बाना आप जोड़ना किस चीज का चाहते हो। या तो आप लोग उस समय विपक्ष में थे और आपने लड़ाई लड़ी और प्रदेश का माहौल ठीक नहीं था। जिन लोगों ने वोट के माध्यम से उस माहौल को बिगाड़ने में खड़े होने का काम किया या खड़े होकर उस माहौल के अंदर अपना योगदान दिया,
वो लोग आज सद्भावना की बात करते हैं। इससे बड़ी दुविधा प्रदेश के लिए क्या होगी? मैंने अभी हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का आपने बात की, पहले आप इंडियन नेशनल अशोक अरोड़ा जी का मैंने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, मैंने कहा जी सद्भावना किस बात की? पहले विद इन पार्टी सद्भावना है, जहां आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उस सद्भावना यात्रा का हिस्सा नहीं, वहां आपके प्रदेशाध्यक्ष उस यात्रा का हिस्सा नहीं, आप क्या बीजेपी के अंदर ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि वहां पर एक यात्रा निकल रही हो और वहां प्रदेशाध्यक्ष और वहां का मेन जो लीडर है वो ना हो? मैं कहा आप इमेजिन कर सकते हो? तो मैं कहा जी आप किस बेस पे सद्भावना निकाल रहे जी 13 साल की राजनीति में एक ही चीज समझ पाया हूँ, जो बीजेपी स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो एक कॉरपोरेट कल्चर का है। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं, कॉर्पोरेट जहाँ पर वर्किंग स्टाइल इज कि सीईओ सीएफओ और वो कुछ कह देते हैं तो नीचे का एम्प्लॉय वहाँ तक वही ऑर्डर्स फॉलो करता है। हाँ, वही करता है। और इस देश में अगर ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ वर्किंग कोई है तो वो कांग्रेस का है। वहाँ क्लर्क फाइल क्या बनाता है और ऊपर प्रधान क्या साइन करता है, इसके बीच में कौन किस तरफ कहानी ले जाए, ये शायद प्रधान के भी कभी समझ नहीं। इसलिए राहुल गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज द बिगेस्ट फेलियर। खड़गे जी बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट टुडे इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज ओन स्टेट ऑफ कर्नाटका इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेस। वहाँ इतना बड़ा जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट अभी इतना पछड़ा अटक गया। तो ये चीज समझने की है कि क्यों कांग्रेस फेल हो रही है। वो अपने कल्चर से ही बाहर नहीं आ पा रही, और आप आज से 50-60 साल पुराने राजनीतिक तरीके से राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो राहुल गांधी ने 2-3 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बड़े एविडेंट सबूत दिए कि वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों के अंदर सरकार बनाई। उन्होंने बीजेपी हरियाणा का भी एग्जांपल दिया, नायब सैनी का भी, वो विजुअल्स भी चलाए थे जब उन्होंने दिखाया कि हरियाणा में कितने वोट कटे, कहाँ पर एक एक जगह पर कितने कितने वोट, एक एक घर में वोट थे। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में ही वोट चोरी करके ही? वोट रिवीजन जरूरी है, मगर वोट रिवीजन के अंदर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन पर भी आ रहे। वोट रिवीजन इसलिए जरूरी है कि हरियाणा के अंदर पिछले 30 सालों में इतनी मास मोबिलाइजेशन हुई है जॉब्स की वजह से कि बहुत लोगों ने अपना परमानेंट वोट जो है वो हमारी स्टेट में बनवा लिया। मगर क्या पेरेंट वोट स्टेट जो थी उसमें वोट कटा है? तो पहले ही बात तो इसलिए वोट जरूरी है रिवाइज होना। दूसरी चीज है कि लाखों लोग मरे भी हैं, क्या उनके वोट टाइमली कटे हैं? कटे नहीं कटे, बिल्कुल। दूसरी चीज है कि विद इन स्टेट भी 30-32% रूरल से अर्बन शिफ्टिंग हुई है। तो क्या उनके दो जगह जो वोट थे वो कटे हैं? मगर जैसे सीमा स्वीटी के 20 वोट निकले और एक ही फोटो वो भी विदेशी नागरिक निकले, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या ये चीजें नहीं चेक होनी चाहिए। और अगर इस तरह के आरोप हैं तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन को बड़ा सोच के इन चीज़ों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था किसी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हो। और यही कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि वो तो उनके इन्फ्लुएंस में बीजेपी के काम कर रहे हैं। और अगर एक ऑटोनॉमस वो एक न्यूट्रल बॉडी की तरह तो काम ही का हेड इस तरह के बातें करता है और कदम उठाता है, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी इस चीज में। आपने लगभग 1 दशक से ज़्यादा का समय एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गया। उससे पहले आपने पारिवारिक तौर पर अपने पूरी जो कहा था कि तो दैट इज़ इन योर ब्लड एंड जीन्स राजनीति। आप इतने साल से राजनीति पारिवारिक तौर पर देखने के बाद क्या मानते हैं कि राजनीति करना पहले से आसान हुआ है या डिफिकल्ट हुआ है? बहुत मुश्किल या डिफिकल्ट हुआ है। एंड हाउ डू यू एनालाइज इट? हाउ डू यू एनालाइज इट? आज से 40 साल पहले दूर संचार के 2 माध्यम थे। पहला रेडियो, जो शाम को सरकार में होता था तो AIR सुनता था और विपक्ष में होता था BBC सुनता, बिल्कुल। और वही चीज थी टीवी चैनल। एब्सोल्युटली। दूरदर्शन की 1 घंटे की न्यूज में आपको देश का खाका और सारा खाका पता चल जाता था। और विपक्ष के 1 आधे चैनल होते थे उनमें आपको पता चलता। आज टीवी पे भी कोई आदमी नहीं देखता। हम तो 30 सेकंड की रील में और मैसेज लेने वाली जनता बन चुकी।
मतलब मैं मास कम्युनिकेशन बात ठीक है आपकी, बिल्कुल। पढ़ा और अब हम भी 3 सेकंड में तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि देखना कि नहीं देखना। मैं अब डॉक्टरेट कर रहा हूँ, तो मेरा जो टॉपिक है जी। थीसिस का वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स। और जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने, अगर मैं कम्युनिकेशन की शुरुआत से बात करूँ तो फिर टेलीग्राम, चिट्ठी, पोस्टकार्ड के बाद ऑडियो, फिर वीडियो, फिर फेसबुक पे लंबा लंबा लिखना, फिर उसको छोटा ट्विटर पे कर देना, फिर फेसबुक पे फोटो जानी, फिर इंस्टाग्राम की फोटो से भी एवोल्यूशन कैसे हुआ ये सारा, मतलब स्टेप बाय आज स्टेप? ये हालत होगी कि मेरे को 30 सेकंड में 30 मिनट का कंटेंट डिलीवर कराना है, वो मेरी कैपेबिलिटी है। और शायद वो 30 सेकंड के कंटेंट में मैं एक गलती कर दूं जो मेरे 3 घंटे के कंटेंट भी ना दिखा पाए। तो आपको कितना मुश्किल दौर के अंदर आज राजनीति करनी है, आपका हर कदम आज कैमरे की निगरानी में। सबसे बड़ी बात ये। और धीरे धीरे मुझे लगता है, हम तो अब 40s में एंटर कर जाएंगे 2-3 साल बाद, जो अब लोग 25-26 साल के राजनीति में आना चाहते हैं, सोचो उनके लिए क्या हालात हो जाएंगे। अभी तो आपने कम से कम 30-40 साल और मैंने तो करनी है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अब 37 का हूँ। आपको देख के तो युवा आगे बढ़ेंगे। मैं तो अब 37 का हूँ, 2-3 साल बाद 40 का हो जाऊंगा। तो हम तो फिर जनरेशन एक अब हो जाएंगे यूथ से। मैं तो ये मैं एक साल बाद 50 का हो जाऊंगा। आप लगते तो 18 के ये आपने डिप्लोमा नहीं, मैं तो आपकी जैकेट का वो डियोर का रंग देख के और माइक का रंग देख के भी मानता हूँ कि आप 18 के। आप मरवाओगे मेरे को, आप पिटवाओगे मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डियोर व्योर सब नकली है जी हमारे, इनके ऊपर मत जाना आप। नहीं, देखो, ये तो उम्र के साथ साथ यू हैव टू बी। वैसे ऑनेस्टली ऑन अ लाइटर नोट, आपने मेरे को शायद पहली बार जींस जैकेट में देखा होगा। नहीं, आपने मेरे को मैंने आपको नहीं देखा। मैं अगर बात करो तो आई स्पेंड 70% ऑफ माई रिलैक्स डेज इन दिस अटायर। पूरी जिंदगी है कुर्ता पजामा। बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप सीरियसली बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तो मेरे फादर से या बहुत अच्छे लग रहे हो। ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से एक चीज सीखा हूँ, यू शुड अटायर वेल एंड यू शुड अटायर कंफर्टेबली। एब्सोल्युटली, एंड व्हिच यू फील कंफर्टेबल। वो पहनना चाहिए जो आपको रिलैक्स करता हो। बिल्कुल, ये नहीं कि आप बंद टाई में हो। आपने शायद मेरे जीवन काल में किसी शादीशुदी में तो देखा होगा, नहीं तो मेरे को कभी टाई में नहीं देखा ही नहीं मैंने, फोटो ही देखी है। मुझे तो टाई ऐसा लगता है जिसने किसी ने आपका टेटुआ पकड़ दिया। अब आपको टेटुआ क्या होता है? नहीं, मुझे कमाल कर टेटुआ कैसे नहीं पता जी। नहीं, सिरसा में पले पड़े हैं जी। हमारी आधी जनरेशन को टेटुए का मतलब नहीं, मेरे बच्चों को भी नहीं पता जी। नहीं पता, उनको बोल दो तो पूछते पापा क्या बोल दिया। कई बार तो मेरे घर में मेरे से पूछ लिया जाता है, तू ये शब्द ढूंढ के कहाँ से लाता है? अगर ये जरूरी है, नई पीढ़ी को सिखाए, नई पीढ़ी को सिखाना जरूरी। मैं अपने बच्चों के साथ जब बात करता हूँ ना लाइटर नोट, तो मैं बड़े ऐसे शब्द बोलता हूँ, दे गेट क्यूरियस अबाउट दैट कि पापा ये क्या बोला। मैंने कहा यार मैं कहा तुम ना हमारी मिट्टी पलीत कराओगे। वो कहेंगे यार सिरसा से पले बड़े वहीं उसी मिट्टी के, तुम्हें इसका मतलब नहीं पता अपने बच्चों को। और मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं बिकॉज बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ हरियाणवी, मैं अपने बच्चों को, क्योंकि जब हम पढ़े हैं तो मेरी लैंग्वेज पंजाबी नहीं थी, हिंदी पढ़े, हिंदी और इंग्लिश पढ़े, बट आई जेन्युइनली मेकिंग इट एंश्योर दैट आई वांट माय किड्स टू लर्न पंजाबी एंड दे शुड स्पीक इन। आपके और मेरे में एक चीज तो फिर कॉमन होगी, आप हैरान हो जाओगे कि मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बागड़ी से हिंदी बोलना सिखा दिया था, क्योंकि मैं बागड़ी नहीं सीख पाया था। नहीं सीख पाया। और मैं 12वीं तक ना पंजाबी बोलता था, ना बागड़ी बोलता था, ना देशवाली बोलता था। समझ तो लेता था, बोलता नहीं था। मगर देखो लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। मैं अमेरिका गया और वहाँ सरदार भी मेरे दोस्त, देशवाली भी मेरे दोस्त और बागड़ी मेरे दोस्त। और मैं 4 साल अमेरिका में जाके 3 भाषा सीख के आया। 3 क्या बात। और मुझे इतनी हैरानी हुई जब मैं 2009 में डवाली डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे और पिताजी के चुनाव में जब मैं प्रचार करा, तो सरदारों के गांव में जाऊं टूटी फूटी पंजाबी बोल दूं, बागड़ियों के गांव में जाऊं तो टूटी फूटी बागड़ी बोल दूं। और 2011 में जब हिसार लोकसभा का उनने उपचुनाव लड़ा तो मैं देशवाली बोल दूं। मगर आज मुझे लगता है कि डायलेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, एब्सोल्युटली, कि वो आपके कनेक्ट का एक अहम हिस्सा। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि आज इंग्लिश हो, हिंदी हो, और मुझे थोड़ी क्योंकि कॉलेज में हम मेक्सिको के पड़ोस में थे कैलिफोर्निया में, तो स्पेनिश जो सीखने का वो डायलेक्ट भी है, तो 6 भाषाओं को बोल स्पेनिश बोल लेते हो? थोड़ी बहुत।
तो फिर एक मगर स्पेनिश, अगर स्पेनिश में ये बोलना हो कि नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन आई विल बी द चीफ, नहीं अगर ऐसा बोलना हो तो कैसे? मैं इतना बड़ा पंगा लूंगा नहीं, क्योंकि क्या है, दो तरह की स्पेनिश है। एक स्पेनिश है जो स्पेन और इस रीजन में, यस यस, एक है लैटिन। एक लैटिन, एब्सोल्युटली। वो जो कैलिफोर्निया बाहर से तो आप किस में कंफर्ट, किस डायलेक्ट में कंफर्ट? मैं तो सबसे कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, क्योंकि जो इंडिया की जनसंख्या है उसका सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल जो वो है। नहीं यार, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और हिंदी बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है जी, गर्व की बात है बिल्कुल। नहीं, लेकिन आपने एक जो बात बोली दुष्यंत जी, मैं उस बात से 100% यू आर स्पॉट ऑन, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उस बात से कोरिलेट भी करता हूँ कि आज राजनीति करना मुश्किल हुआ, बिकॉज यू आर ऑल द टाइम, जिसको आप बोलते हो आप स्क्रूटनी में हो, आप ऑल द टाइम जिसको बोलते हो आप लोगों की, पर जैसे आपने बोला ना कि आप हर कैमराज, हर चीज़ आपके ऊपर है, आप सांस भी ले रहे हो ना तो आपको ये पता है कि आज आपने 4 सांस फालतू ले ली तो कहें यार इसने, मतलब वो भी आप कैमरे की नज़र में हो। सो इट इज़ बिकम स्लाइटली दीपक जी, अब तो ये हो चुका कि आपका जो एनालाइजर है वो इतना स्ट्रांग है कि रैली में मैं भाषण देता हुआ 8 बार के खा कर गया तो मुझको रैली के बाद फोन आ गया, तेरा गला खराब है। चाहे वो माइक ने गला सुखा दिया हो। उनको ये पूछे कि भाई जो मैंने 1.5 घंटा स्पीच दी, नहीं, लोग कितना मॉनिटर करते हैं। एब्सोल्युटली। मैं तो रिसेंट गुआना रैली की बता रहा हूँ कि मेरी स्पीच से मैं घर नहीं पहुंचा और मेरे एक एनालिसिस करने वाले व्यक्ति ने मुझे फोन करके बोला कि आज तूने 8 बार खा करी, तेरा गला खराब था। मैं कहा नहीं, माइक खराब था, मेरा गला सुखा दिया। हाँ, वो ज्यादा लाउड बोलना पड़ा, वोकल ज्यादा एफर्ट लगती है बोलने में, और बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो आपके माइक हैं इसका जो मैग्नेट है वो गले को चूस जाते हैं। उसकी जो हम चुनावों में जब दिन में 20-20 जगह 25-25 जगह भाषण देते हैं और फिर जो उसके साथ बोलना पड़ता है, कि गले के वोकल कॉर्ड्स तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब वोकल कॉर्ड होते हैं उसी से, और बहुत सारे जो ओरेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको फिर वोकल कॉर्ड के इश्यूज भी रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि वॉइस लो हो जाती है आमतौर पर जब आप बहुत ज्यादा मैं तो बीता जागता मेरे लाइफ स्टाइल में पीयूष गोयल जी हैं। हाँ, पीयूष गोयल जी का गला इतना खराब था पीछे कि ही हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी। अरविंद केजरीवाल तो पता नहीं वोकल नोड्यूल, उनको वोकल नोड्यूल रहा, बीमार हो चुके। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं सपोर्ट करते, और आजकल तो लोग अपने खुद के, और मुझे चौटाला साहब से एक चीज सीखने को मिली कि वो हमेशा जब इंटरव्यू भाषण देते थे तो अपने कपड़ा रखते थे कि उससे इन्फेक्शन ना फैले। एब्सोल्युटली, वो हमने हमेशा, चाहे वो इवन चौटाला साहब की तो एक बात और भी, कहीं वो बस में भी जा रहे हैं, पूरी यात्रा कर रहे हैं, उनके हमेशा हैंडकरचीफ या ऊपर लगा ही रहता था, रुमाल लगा रहता था, ताकि वो इसी वजह से, तो बेसिकली लॉजिक तो ठीक है क्योंकि मैग्नेटिक वो चीज़ें तो डिस्टर्ब करती हैं। अगर हम अभी दुष्यंत जी जेजेपी की विस्तार की बात करें, आपने शायद, आप लोगों ने एक टारगेट भी लिया कि हम इतने अपने साथ कार्यकर्ता जोड़ेंगे, हाउ यू आर प्लानिंग, किस विचार के साथ, किन चीज़ों के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए, हाउ यू आर प्लानिंग? जुलाना ने एक साबित तो कर दिया, जनता का विश्वास उतना ही है। जो नाराज थे वो भी इस बार रैली में उठ के आए, एंड दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर स्ट्रेंथ विद द पार्टी। अब इसको आगे 4 साल हम किस दिशा में लेके जाएंगे तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश होंगे, और उसके उपरांत हमने काम करना है, और हम जितना अच्छा काम करेंगे कहीं ना कहीं उतने अच्छे तरीके से हम संगठन को आगे ले जा पाएंगे। मैं एक सवाल आपसे आपकी पुरानी पार्टी को लेकर करना चाहूँगा। अभी उनके 2 विधायक हैं, रानिया से अभय सिंह जी के बेटे अर्जुन चौटाला, और डबवाली से आदित्य देवीलाल जी। एक समय था परिवार के अंदर जब चौधरी रंजीत सिंह जी और ओम प्रकाश चौटाला जी, आपके दादाजी, उनका एक वैचारिक तौर पर अलग लगा, परिवार तो हमेशा से एक रहा, लेकिन एक वैचारिक अलग रहा, तो उनकी अलग वो रही। उसके बाद से अजय सिंह जी और अभय सिंह जी का रहा। क्या लगता है आदित्य देवीलाल जी भी पूरा टर्म पूरी करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए, लगता है आपको? विधायक 4 समय बहुत बलवान है, और मेरे टिप्पणी करे रुकेंगे नहीं रुकेंगे से बड़ी नहीं, बट मैं आपकी बड़ा अब तो आप पूरी मैं यही बोलूं कि मैं किसी की लाइफ पे टिप्पणी करूं उससे अच्छा तो समय टिप्पणी करे बेहतर है। बट आपको कौन कहाँ, आप पर्सनली सारी चीजें जानते हो, आपको लगता है कि मेरी वो हैबिट नहीं है कि मैं इन छोटी छोटी चीजों पर तल्ख टिप्पणियां करूं। समय बहुत बलवान है, और समय जब टिप्पणी करेगा तब मैं शायद आपका आज का इंटरव्यू आपको ही काट के भेजूंगा कि आप कुछ पूछ रहे थे और समय ने वो करा नहीं करा। मैं इशारा तो समझ गया, मुझे लगता है जो देखेंगे वो भी समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। जब आपने अपने भाषणों में और अभी रैली के अंदर भी आपने एक बात की कि भैया कि दोबारा कभी ऐसा मौका हुआ तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं चाहूँगा आज बिल्कुल
देखो, एक परिस्थिति मैं आपको परिस्थिति मैं आपको परिस्थिति में देता हूँ, आपको एक परिस्थिति देता हूँ। फर्ज करिए 2029 में दोबारा परिस्थिति ऐसी बनती है, भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पे, या मान लो आप 40 पे हो, वो 10 पे है, सरकार बनानी बीजेपी के साथ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि परिस्थिति आपके या मेरे कहे बनेगी। नहीं, मैंने तो अब हाइपोथेटिकल हाँ। पॉलिटिक्स में बातें नहीं चलती। नहीं, बट मैं आपके मन की बात कर रहा हूं, आप जाएंगे या बिल्कुल देखो, मतलब खारिज कर रहे हैं कि भैया नहीं जाएंगे? दीपक जी, कौन किसके साथ कब जाएगा ना आप तय कर पाओगे ना मैं तय कर पाऊंगा। नीतीश जी भी नहीं जाना चाहते थे। मगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। केजरीवाल किसके विरोध में आम आदमी पार्टी को लेकर आए? कांग्रेस। उन्हीं के साथ कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया, इंडियन अलायंस का हिस्सा बने हुए हैं, और कांग्रेस को ही उनने मात देकर दिल्ली से खत्म करा। आज मैं बात करूं शिवसेना, बीजेपी शायद एक जूनियर पार्टनर थी, उसी शिवसेना के साथ सरकार में आई, और उस शिवसेना के दो हिस्से हुए, और वो शिवसेना जो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाती थी, वो आज उद्धव ठाकरे शिवसेना इज विद कांग्रेस। यही चीज मैं पंजाब में बात करूं, कांग्रेस के विरोध में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और बीजेपी अकाली दल दो अलग रस्तों पे चलेगी। यही बात मैं तमिलनाडु चला जाऊं तो AIDMK के अंदर ई पनीरसेल्वम, ओ पनीरसेल्वम, वो दो अलग लोग भी हैं और दोनों बीजेपी के साथ भी हैं। आप पॉलिटिक्स में भविष्य में क्या होगा और क्या नंबर किसके आएंगे, क्या आप ये सवाल नहीं पूछ सकते थे कि आपके क्रिटिकल मेजॉरिटी नंबर हों और आप इन दोनों में से किसका साथ लोगे? ये बोलना कि दुष्यंत या जननायक जनता पार्टी किसके साथ जाएगी, ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ कौन आएगा। मैं तो आपको कहा ना कि 40 सीटें मान लीजिए आपके पास है। क्यों 40 हम बात करें, हम तो 46 का आंकड़ा लेंगे भाई। मगर मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम 25 लेके आते हैं और दोनों के पास 20-20 है, दूसरों के पास कांग्रेस बीजेपी, कोई हो सकता है इनेलो के पास भी 20 अरे मैं कहता हूँ तीसरा पॉलिटिकल संगठन खड़ा हो जाए भाई 20 लेके, वो हमारे साथ आके खड़े हो सरकार में, क्या आप अश्योरिटी ले सकते हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे? नहीं, श्योरिटी तो आप लेंगे जब पार्टी आपकी है। 82 में चौधरी देवीलाल जी नंबर के साथ गवर्नर हाउस पहुंचे और उससे पहले भजनलाल जी को शपथ दिला दी, इंदिरा जी का फोन करा के, और शपथ दिलाने के बाद चौधरी देवीलाल जी जब तक दिल्ली पहुंचे बस में विधायकों को लेके, आधी बस खाली हो, तो ये तो समय है। और राजनीतिक तौर पर 65 साल के जीवन में जिस व्यक्ति ने 6.5 साल राज नहीं किया और आज आप उनको पॉलिटिकल तौर पर एक इंसाइक्लोपीडिया कह लीजिए इंडिया की कहते हैं, तो वो मेहनत है ना, संघर्ष है ना, उनके करे काम है ना। ये कहना आज आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, आप जीरो पे आ गए, अरे जीरो और हीरो बनाने वाले आपके माइक या मेरे माइक या मेरा भाषण नहीं है, जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास अगर होगा तो वो 47 की बजाय 87 भी हो जाएगा। और जो बिहार में हुआ, बीजेपी 101 पे लड़ी और 89 लेगी, 90% सक्सेस रेट आ गया, ये तो मुझे लगता है बीजेपी के भी हजम नहीं हुआ होगा। पर जन विश्वास था ना। आपको हुआ कि नहीं, मुझे तो आज तक विश्वास नहीं है कि वोट शेयर विपक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का आधा का डिफरेंस और सीट डिफरेंस 1/8 एंड 7/8 कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ आंकड़े भी दिखाए थे ना वोटिंग के, कि भैया देखो इनको 1-1 लाख वाले इतने वोट हो गए, इनको इसी अरे मैं तो एक आपका यूट्यूबर साथी है, उसका डाटा देख रहा था एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहाँ आरजेडी का पहले विधायक था, उसके 300 वोट इस बार कम आए, सिर्फ मात्र 300 वोट। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 वोट नए बढ़े पोल हुए और बीजेपी के 30,000 ही वोट एक्स्ट्रा है, तो सारे वोट उन्हीं को चले गए। अब ये तो आंकड़े की बात है। तो आंकड़े थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, आंकड़े तो सही बता रहे हैं। फिर आप मेरे से बेहतर समझते मैं आपने जो भी बात कर रहे थे, जो पीछे भी के लोगों ने अर्श से फर्श की राजनीति की बात करें, मुझे लगता है उसमें भी आपने जो बात कही, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी के अगर कोई जीवन काल को, राजनीतिक सफर को स्टडी कर ले तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ समझ जाएगा। उनके जीवन काल में भी एक समय ऐसा आया था जब 89 के अंदर वो मुख्यमंत्री, 87 में मुख्यमंत्री बने, 89 में
3 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 2 जगह से जीत के उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो उनका डाउनफॉल आया था कि वो 91 के चुनाव एक गिराए से छत्रपाल से हार गए थे, तो वो एक ऐसी है कि भी जो बिल्कुल ऑल टुगेदर सिनेरियो चेंज होने वाले हुआ। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था शायद। देखिए, राजनीति में चुनाव में कब मैंडेट आपके विरुद्ध हो जाए और कब क्या परिस्थिति बन के आप चुनाव हार जाओ। चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक सफर में एक नहीं कई चुनाव ऐसे हैं जिसमें शायद प्रोफेसर छत्रपाल का तो आप विवरण करते हैं, आप कभी ये विवरण नहीं करते कि चौधरी देवीलाल जी 3 लोकसभा से चुनाव लड़े, 2 जीते थे और 2 जीते, तीसरी किससे हारे थे? सिमरनजीत सिंह मान से फिरोजपुर आ रहे थे। सीकर में बलराम जाखड़ को हराया था और रोहतक में 2 जगह से जीते थे, फिरोजपुर से आ रहे थे। अब फिरोजपुर के कैंडिडेट का अगर आप इतिहास उठा लो और उस इतिहास, सिमरनजीत सिंह मान से आ रहे थे। सिमरनजीत सिंह मान से नहीं आ रहे, वो संगरूर से लड़ते, संगरूर से। वो कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट था और जो पंथक दल था ना, वो उनका वो वेव थी वहां पर, वो सारी सीटें उनकी वेव नहीं थी, वहां एक नारा चला था, जीतांगे तो लुटांगे, हारांगे तो कुटांगे। और उस नारे पे वहां पर विपक्ष प्रचार में नहीं गया, चौधरी देवीलाल जी भी नहीं गए कि ये सीट तो जीत जाएंगे, मगर वो सीट हार गए उस वेव में जब वो इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। जब तो वेव थी, तो ये कहना कि क्या किस दिन हो जाए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हमें हिस्टोरिकल रेलिवेंसेस को बड़े गंभीरता के साथ समझना, देखना। एब्सोल्युटली। वही हमें सिखाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। हम किताबों की बात करते हैं, ये 30-30 सेकंड की रील जो है ना, ये आपकी लाइफ में नॉलेज भी इतनी अधूरी डाल रही है कि शायद आपको पता ही ना हो कि बड़ी बार तो अधूरी डाल रही है और बड़ी बार मिस इन्फॉर्मेशन भी है। मिस इन्फॉर्मेशन तो एक साइड ऑफ द स्टोरी। मैं कह रहा हूँ नॉलेज इतनी अधूरी है कि हमें कहीं ना कहीं दोबारा उस सिस्टम पे आना पड़ेगा जो हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करे। आज इस फास्ट ट्रैक सिस्टम ने 18-18 साल के बच्चों को सीईओ बनना तो सिखा दिया, स्टार्टअप्स तो सिखा दिए, मगर कितने स्टार्टअप्स चले हैं और कितने बच्चे बर्बाद हुए हैं उसकी स्टोरी करना शायद सारे भूल गए। वो बल्कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं और वो लाइव एग्जांपल्स हैं व्हिच पीपल शुड गेट टू नो आल्सो। बिल्कुल। एक में दुष्यंत जी, मुझे लगता है कि जनता के अगर नब्ज की बात करें तो बड़े पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हरियाणा की भी बात करें, जिन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी और ऐसी स्टेटमेंट दी कि अगर ये हो गया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं फलानी पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो सारी चीज़ें बदली, वो समीकरण बदले। और राजनीति के अंदर कहते हैं कि एक सेइंग बड़ी कॉमन है कि ना कोई परमानेंट आपका दोस्त है ना दुश्मन है। तो आपका दोस्त हो सकता है जो आज सबसे करीबी दोस्त हो, कल हो सकता है कि आपका ही उससे इतना ज़्यादा वैर हो जाए कि आप उसकी शक्ल देखना पसंद ना करो। और आज हो सकता है कि पब्लिकली आप सबसे ज़्यादा जिसके अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे हो, कल उसके साथ मंच साझा करो। और ये एग्जाम्पल्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि आपकी मेरी बनाई हुई बात है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, जनता अपना देखती है, लेकिन पब्लिक को लगता है कि आखिर विश्वास करे तो करे किस पे। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो शायद मेरे इस 10 साल के सफर में बहुत से नेताओं ने ये कहा कि ये चुनाव जीत गया मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एक ने नहीं छोड़ी। मैं वही मैं समझना, मगर लॉन्ग टर्म अगर ऐसी बातों का आप विवरण देखो और उनको समझो तो जनता फिर धीरे धीरे उन लोगों को नकारती भी है। ये नहीं है कि आपकी कई बात टेम्परेरी है, बहुत सी ऐसी बातें परमानेंट भी होती है। और पॉलिटिकली लोग अब इतने जागरूक हैं, पहले तो ये चीज़ें चल जाती थी, आजकल ये सोशल मीडिया के ज़माने में 10 सेकंड में 20 साल पुरानी क्लिप भी दोबारा वायरल हो जाती है। तो आगे ये कहना कि भविष्य में झूठी बातों से लोग काम चला लेंगे, ये मुझे लगता नहीं पॉसिबल। देखो, मैं आपको ना 2 उदाहरण आपसे उस पर वर्जन लेना चाहूँगा। किरण चौधरी जी जब कांग्रेस में थी, पब्लिकली उनका वीडियो है जब उन्होंने कई बार बोला, एक बार ने कि मैं तुम्हारी बेटी बोल रही हूँ, चौकीदारी चोर है। ऐसी पब्लिकली स्टेटमेंट देने के बाद वो पार्टी उनको एक्सेप्ट भी करती है, राज्यसभा की टिकट भी देती है, राज्यसभा सांसद भी है, उनकी बिटिया मंत्री भी है। दूसरा, नीतीश कुमार जी लाइव एग्जाम्पल है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर नेता है,
उन्होंने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी कि मुझे मर जाना पसंद है, इनके साथ जाना पसंद नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ने जब देश को कह दिया 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, लेकिन वो तो गृह मंत्री जी कह चुके, वो तो जुमला था। अरे वो भाई, तो ये भी वो तो कहते हैं आपने संजीदा क्यों लिया? ये भी तो जुमले थे। जब बिहार तो के पब्लिक क्या समझे, पब्लिक किसको माने कि सच कौन बोल रहा है? ये तो जुमला मार रहा होगा। बिहार के डीएनए के ऊपर खून के पोस्ट कार्ड लिख के राष्ट्रपति के घर भिजवा दिए थे और करोड़ों आए थे, और फिर वही पार्टी अलायंस में चली जाती है। इसने दर्शा तो दिया। 2019 में जो चुनाव आप लड़े थे, वो एक तरह का लोगों का जो रुझान था, वो दुष्यंत चौटाला को एक ऐसी छवि में देखना, लोग उनके अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की छवि देख रहे थे और एक नई पार्टी बनाई। तो लोगों ने उस उम्मीद के साथ, जिन लोगों में बीजेपी की सरकार के प्रति नाराजगी और गुस्सा था, उन लोगों ने आपको मैंडेट दिया। मैंडेट देने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी, वो हम बात कर चुके हैं कि किस वजह से गए, जनता के काम के लिए, जो भी है। जुलाना रैली के बाद आप फिर से, आपके कार्यकर्ता, कुछ नाराज लोग भी आपके साथ दोबारा जुड़े हैं और शामिल हुए हैं। आज अगर हम बात करें, आपको जनता को पुरजोर विश्वास दिलाना हो इस बात का कि आज जननायक जनता पार्टी आज जिन एजेंडों को लेकर चलेगी, सपोज आज बीजेपी के हम अगेंस्ट है पार्टी में, आज वो सत्ता में है, आज उनके कोई काम है जो गलत है, जो स्टेट के वेलफेयर के लिए नहीं हो रहे, आप अगेंस्ट लड़ते हो, तो कल जनता इस बात का विश्वास कैसे करे कि आज उसी बात और उसी एजेंडे पर रहेंगे? कल परिस्थितियां बदल भी जाए तो अपनी बात से नहीं बदलेंगे। मैं जब 24 के चुनाव में हम चुनावी मैदान में उतरे, आप मुझे ये तो बता दो कि हमने कहीं एक एंगल से भी सरकार का साथ देने का काम किया? कोई एक एंगल बता दो। हमारे पास जैसी परिस्थिति थी, जैसे उम्मीदवार थे, चाहे 30 साल का, 25 साल का युवा खड़ा किया हो मैदान में, क्या मैंने कहीं सरकार की मदद करी? एक सीट बता दो। सिरसा जिले का तो आपको गोपाल कांडा ही पोल खोल गए, किसने किसकी मदद करी। आपको पता है कांग्रेस के अंदर के लोगों ने कैसे सरकार की मदद करी। हम तो लड़े ना, वी आर फाइटर्स। और चौधरी देवीलाल जी ने अपने राजनीतिक सफर में यही सिखाया है कि लड़ाई जनता के लिए लड़नी है। उसमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, मगर शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉन्ग टर्म लॉसेस। हमारे करे कामों पे आज लोग विश्वास कर रहे हैं कि यस दे वर बेटर, इनने ये स्टेप्स उठाए जिससे हमें ये बेनिफिट हुआ। अगर हम उस समय ना करते तो शायद वो विश्वास हम कभी पैदा ही ना कर पाते। चलिए, अंतिम चलते हुए दुष्यंत जी की 4 साल, लगभग पौने 4 साल विधानसभा में पड़ा है, लंबा समय है। 1 साल, सवा साल बीजेपी की सरकार को हुआ है। कौन कौन से मुद्दे, किन एजेंडे, किन चीज़ों को लेकर आप अभी लगातार जनता के बीच में ग्राउंड पे बने रहेंगे, और किस तरह से आपको लगता है कि जो सरकार के वेलफेयर की, आपकी और आपकी पार्टी के आगे की प्लानिंग है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जनता की लड़ाई लड़ने की है। और पीछे चाहे वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का नैक का इशू आया हो, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो, हमने किसी विषय पर घर बैठना, चुप बैठने करने का काम नहीं किया। लड़ाई लड़ी है और हम कामयाब रहे। यही लड़ाई निरंतर हरियाणा के हितों के लिए हम लड़ते रहेंगे। और मुझे ये विश्वास है, जिस मेहनत लगन के साथ हमारे कार्यकर्ता ताकत के साथ काम करेंगे, उसी ताकत के साथ हम मिलकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूती देंगे। और हमें तो खुशी की एक बात है कि वो जो 6 साल का बैन था, वो इस साल जो कमिंग ईयर है 2026 में वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारा तो पार्टी का नेतृत्व जो है वो भी चुनावी मैदान में होगा। इससे खुशी की बात क्या होगी कि जो लाखों साथी उनके साथ 40 साल संघर्ष करके मैदान में रहे हैं, वो भी तो इस मैदान में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। आपकी पुरानी पार्टी के जो प्रमुख हैं अभय चौटाला, वो बार बार एक बात बोलते हैं कि भाई हमारे पास फलानी पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है, कभी भी हम बड़ा धमाका कर सकते हैं। क्या दुष्यंत जी के पास भी कोई अलग अलग? मैं ये विश्वास रखता हूँ कि नई लीडरशिप तैयार करो, फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप तैयार करो जो लंबा चले। जो लोग दगा दे के चले गए और फिर ये सोचते हैं कि हम वापिस आकर ताकत ले लेंगे, उससे जो आपका मेहनती वर्कर है, क्रेडिबल वर्कर है, वो डिमोरलाइज होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव क्वालिटी पीपल देन हैव पीपल हु डोंट हैव क्वालिटीज। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं दुष्यंत जी। आपकी यू शुड हैव अ गुड लाइफ, लॉन्ग लाइफ, और आप प्रदेश की राजनीति में यूं ही लगातार कंट्रीब्यूट करते रहे।
जिस तरह से आपने एक अमिट छाप बनाई है अपनी पिछले 12-13 साल के अंदर, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जननायक जनता पार्टी के ध्वजवाहक बन के इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों पर विफल है, उनसे रिलेटेड हमने सारी बातें की। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से बैकडोर से बीजेपी को इस बार सरकार बनाने में मदद की, उनकी पुरानी पार्टी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको इस हमारे निष्पक्ष में मिलेंगे। तो ज़रूर देखिएगा। हमारे लिए कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स बॉक्स। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम निष्पक्ष, और प्लीज़ डू फॉलो चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया।